तो यार पहले आएगा प्रोसेस ऑफ एसएम। प्रोसेस ऑफ एसएम इज अगर आप स्ट्रेटजी बनाने तो की स्टेप्स रहणगे ना। स्ट्रेटजी बनाने तो बाद भी एक स्टेप पहला स्ट्रेटजी बनाने तो पहला स्टेप रहूगा अपना विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। चैप्टर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ दैट इज विजन। और मिशन ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਰੰਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ मतलब ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ दैट इज आवर मिशन। गोल ऑब्जेक्टिव ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ बस ऑब्जेक्टिव ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾर्ट ਹੁੰਦੇ ਆ स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रेलेवेंट टाइमली और गोल्स है थोड़े ਜਿਹੇ जनरल ਹੁੰਦੇ ਆ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं ਹੁੰਦੇ। तो सब तो पहला स्टेप रहेगा विजन मिशन डिफाइन करो। विजन मिशन जो डिफाइन हो गया फिर इन्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। इन्वायरमेंट आपका इंटरनल भी देखना है तो एक्सटर्नल भी। ਜਿਹੜਾ एक्सटर्नल देखते हो आप वर्ड इन्वायरमेंट ही बोल देने ਜਿਹੜਾ इंटरनल देखते हो आप वर्ड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल बोल देने। एक तो इंटरनल देखो एक बाहरला देखो। सब तो पहला विजन मिशन डिफाइन करो इन्वायरमेंट एनालाइज करो बाहरला भी तो अंदरला भी। थर्ड स्टेप की रह जाऊगा वेरियस ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करो। भी स्ट्रेटजीज अगर डेवलप करनी है ना तो पहले वेरियस ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी बनाओ। 4-5 स्ट्रेटजी बना लिया 4-5 तो बाद उन्होंने इवैल्यूएट करो तो फिर वो एक बेस्ट सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने तो बाद उन्होंने इंप्लीमेंट करो। स्ट्रेटजी जो एक बार इंप्लीमेंट करती उस तो बाद ये देखो भी जी स्ट्रेटजी की आउटपुट है वो की है मैं सोचा की सी आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करो। डिफरेंस आएगा करेक्टिव एक्शन लो उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन और कंट्रोल। तो पहला स्टेप क्या आ गया आपका विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। दूसरा क्या गया एनवायरनमेंट एक्सटर्नल और ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल। थर्ड स्टेप क्या रहेगा वेरियस ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करना बेस्ट सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट करना इवैल्यूएट एंड कंट्रोल। विजन मिशन जो चैप्टर 1 में पढ़ा वही इंटरनल लिख देंगे बातें। इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल में हमारा पेस्टल लिख देंगे पेस्टल के बारे में थोड़ा सा। अच्छा एक और बात हमने बताई थी कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी थ्रेट का पता लगेगा। इंटरनल एनालाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगेगा। और इंटरनल क्या देखेंगे जितने भी हमारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो सारे उनको चेक कर लो कि एचआर कैसा है फाइनेंशियल कैसा है आर&डी कैसा है टेक्नोलॉजी कैसा है प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है मार्केटिंग कैसी एक्सेट्रा। इससे हमें स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगेगी। फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी में थर्ड स्टेप में क्या आएगा वेरियस ऑल्टरनेटिव एनालाइज करो कल्ले कल्ले का प्रोज कॉन्स ठीक है क्या अचीव करके देगा वो। वेरियस ऑल्टरनेटिव डेवलप करने के बाद अच्छा वेरियस ऑल्टरनेटिव फिर बोल रहे हैं कैसे हो सकते हैं वेरियस ऑल्टरनेटिव वो चैप्टर 4 वाली बातें कर देंगे कि भाई पहले तो ये बात करना कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी चूज़ करें एक्सपेंशन चूज़ करें। फिर फिर सेकंड पे आप बात करना अगर एक्सपैंड ही करना है तो रिलेटेड में जाए अनरिलेटेड में जाए सेम बिजनेस और न्यू वन रिलेटेड अनरिलेटेड। और अगर आपने बिजनेस रिट्रेंच करना है मतलब ऑपरेशंस को घटाना है स्केल घटाना है तो फुली घटा दिए कि थोड़ा थोड़ा घटाइए फुली और पार्शली। तो ये वेरियस ऑल्टरनेटिव जो देख लिया उसको बेस्ट सिलेक्ट कर लिया इंप्लीमेंट करना है इंप्लीमेंट कर देंगे। अच्छा ये पढ़ क्या रहेगा क्वेश्चन क्या है हमारा स्टेजेस ऑफ एसएम या प्रोसेस ऑफ एसएम कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर करनी है तो उसकी क्या 5 स्टेजेस रहेंगी या क्या प्रोसेस रहेगा स्टेप 1 स्टेप 2। अच्छा जो आना स्टेजेस आ गया या स्टेप्स आ गए ना 1 2 3 4 तो ऑफकोर्स जी गल आप उत्ते थले नहीं कर सकते। पहले तो विजन मिशन ही रखना है तो दूजे ते इन्वायरमेंट एनालिसिस रखना है। क्योंकि जो पढ़ोगे तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान नाल देख लिया करो चाहे ऑडिट है चाहे एसएम है भी की चीज़ पॉइंट्स उत्ते थले कर सकते थे की नहीं। ठीक है नेक्स्ट आप जी अपनी स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है ना वो इन सच मैनर करनी है भी जी मैं स्ट्रेटजी बनावा प्लस जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी कह लो कैपेबिलिटीज़ मतलब मेरे को जी रिसोर्सिज है तो उन्होंने इंप्लीमेंट करने की क्षमता प्लस जो मेरा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है कि मैं पे आउट कर सकता है। स्ट्रेटजी तो मैं बना रहा मेरे को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा होना चाहिए IIT वाला होना चाहिए पर पे करने सिंपल बीटेक वाले पैसे है नहीं किन्ना तुम पे कर सकते हो तो क्या हो जी स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर पे स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेशन सिस्टम जिन्ने है थोड़े को है ना सॉफ्टवेयर तुम देखो थोड़े को टैली वर्गा सिंपल जहा सॉफ्टवेयर है या सैप वर्गा बहुत घैंट है। तो स्ट्रेटजी इस तरीके बनाई हो कि जी फिट होवे विद द रिसोर्सिज विद द कैपेबिलिटी विद द रिवॉर्ड स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। फिर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस आ गया ये अड्ड तो क्वेश्चन बन सकता है खास बनया नहीं वैसे कदे। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले तो बजट बनाना बजट बनाने के बाद बंदे भक्ति कर ले बंदे भक्ति करके उसको मोटिवेट कर दिया लीडरशिप करी क्लाइमेट कल्चर बढ़िया किया और उसके बाद एक बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस बेंचमार्किंग कर ली। कर क्या रहे हैं स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए पहले बजट बनाना स्टाफिंग कर लेना बंदों को मोटिवेट करना लीडरशिप स्किल बढ़िया देना
बंदे भक्ति हो गए। उसके बाद क्या है, एक क्लाइमेट कल्चर बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद बंदों के लिए ना एक बेंचमार्क सेट करके रखो। बेस्ट नोन प्रैक्टिस उसे बोलते हैं। बेंचमार्क मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ करना उस काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ करता है, सिमिलर तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज बेस्ट नोन प्रैक्टिसेस को बेंचमार्किंग बोलते हैं। फिर उसके बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया रखना, और अगर कोई हर्डल आए, इंश्योरिंग दैट द पॉलिसीज एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फैसिलिटेट, जो भी हमारे पास हमारी जो स्ट्रेटजीज बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, या जो हमारा काम करने का तरीका है, उससे हमारी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होने में फ़ायदा ही होए, हर्डल ना प्रेजेंट होए। ठीक है ना, शुड फैसिलिटेट रादर देन इम्पीड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन। तो पहला स्टेप क्या था फिर से, विजन मिशन। दूसरा स्टेप क्या है, एनवायरमेंट एनालिसिस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस बोल दिया, मेमोरी टेक्निक पेस्टल बोल देना। उधर अपने फंक्शनल डिपार्टमेंट जितने होते हैं उन सबसे स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता लगेगा उधर। थर्ड क्या है, डेवलपिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फिर ऑल्टरनेटिव बता देना चैप्टर 4 वाले कौन से हो सकते हैं, स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में रिलेटेड अनरिलेटेड, और अगर रिट्रेंच करना है तो फुली और पार्शली। ऑल्टरनेटिव डेवलप होगी, बेस्ट वन चूज कर लेना। बेस्ट वन चूज करके स्टेप 4 आएगा इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट जब करने लगोगे, इंश्योर करना कि जो आपकी स्ट्रेटजी डेवलप की गई है ना, एज पर द गिवन रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डेवलप करेगी ये स्ट्रेटजी। और जब इंप्लीमेंट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे स्ट्रेटजी को, इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट एक ही बात हो गई, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बजट बनाने पड़ेंगे, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल करनी पड़ेगी, क्लाइमेट कल्चर बढ़िया चाहिए, बेंचमार्किंग कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया डेवलप कर लेना, और आपकी पॉलिसी फैसिलिटेट करे रादर देन इम्पीड द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। के बाद इंप्लीमेंट होगी, एग्जीक्यूट होगी, लास्ट में रहेगा इवैल्यूएशन कंट्रोल। इवैल्यूएशन कंट्रोल में ये बातें लिख देंगे कि पहले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक कर लो जो आई है, स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट किए थे, स्टैंडर्ड जो सेट किए थे ना, इसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं, या तो स्टैंडर्ड कह लो, या ऑब्जेक्टिव कह लो, या यार्ड स्टिक, है ना, तीन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स है। स्टैंडर्ड नाल आप एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपेयर करांगे तो अपने को की निकल गया होगा डेविएशन। डेविएशन का फिर आप करेक्टिव रीजन फाइंड आउट करो और करेक्टिव एक्शन। इवैल्यूएट और कंट्रोल का प्रोसीजर आ गया सारा। ठीक है जी, बस ठीक है। हाँ जी, कंट्रोल का ये प्रोसेस लगाया था, ये मैंने आपको सुना दिया सारा। जो एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है इन्होंने, कुछ खास नहीं लिखा हुआ, जो अपन याद रह जाए, है ना, कहानी याद रहोगी वो मत होंगे। चलो अगला पेज। फिर आगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या चीज़ है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। वर्ड अगर स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो ऑपरेशनल प्लानिंग की गल की जाए, जो वर्ड आ गया स्ट्रेटजिक मतलब कॉर्पोरेट लेवल ਤੇ हो रही है, ऑपरेशनल मतलब फंक्शन लेवल ਤੇ हो रही है। अब प्लानिंग दोनों लेवल ਤੇ ਹੁੰਦੀ है, टॉप लेवल ਤੇ भी और लोअर लेवल ਤੇ भी। एक और गल, ऑपरेशन को लोअर लेवल बोल सकते हैं ना, टॉप लेवल पे भी प्लानिंग होगी, नीचे भी होगी। टॉप लेवल वाले को स्ट्रेटजिक प्लानिंग बोलेंगे, नीचे वाले को ऑपरेशनल प्लानिंग बोलेंगे। फिर ये दस दो भी जी टॉप वाली प्लानिंग करो वो किहो जी करूँ, यार वो ਇਹੋ जी करूँ जी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इंपैक्ट हो। फंक्शनल डिपार्टमेंट वाला ਇਹੋ जी प्लानिंग करूँ जो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट इंपैक्ट होगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को शेप करूँगा, ये सिर्फ रिसोर्सेज डिप्लॉय करूँगा। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी देखांगे। ऑपरेशनल वाला ज़्यादातर एक्सटर्नल नहीं देखूंगा, सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट ही देखूंगा। डेवलप जस्ट द टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी का टिम नहीं होगा, बस उन्होंने स्ट्रेटजी ने इंप्लीमेंट किमें करना है सिर्फ उसे ही गला करूँगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का होलिस्टिक व्यू देखेंगे, ये सिर्फ अपने करंट ऑपरेशन देखेंगे, पर्टिकुलर अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट देखेंगे। ओवरऑल स्ट्रेटजी डेवलप करेगा, मॉडिफिकेशन एंड नॉट अ फंडामेंटल चेंजेस। बेसिकली आप ऐसा कह लेना, थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा, फंडामेंटल या मेजर चेंज नहीं करेगा ऑपरेशन प्लानिंग में। लॉन्ग टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा, सीनियर मैनेजर लेंगे और फंक्शनल मैनेजर। तो डिफरेंस टेबल क्या था, ये डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशन प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग कौन सी होती है, जो टॉप मैनेजमेंट करती है, ऑपरेशन प्लानिंग जो लोअर लेवल मैनेजमेंट। समझ के चलो, थोड़ा बहुत खुद से पोर देना। जो टॉप वाले करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शनल डिपार्टमेंट के लिए करेंगे। वो एंटिटी एज अ होल को चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ पल छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करेंगे। वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ज़्यादा देखेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, ये ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने की बात करेंगे। या फिर टैक्टिक्स देखेंगे कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, स्ट्रेटजी बनाने की बात नहीं करेंगे, रादर देन स्ट्रेटजी डेवलप जस्ट द टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजी। फिर लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और सीनियर मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर। फिर आगे व्हाट इज स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स।
होने अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट प्रिडिक्टेबल नहीं है, दैट इज अनसर्टेनिटी। ठीक है जी। अब अगर अनसर्टेनिटी है तो उसको डील कैसे करेंगे, है ना। तो डील करने के लिए आप क्या करो, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द स्ट्रेटजीज, मतलब यू कैन से कि ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करके रखो, फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द स्ट्रेटजी, ये हो गया तो ये कर लेंगे, ये हो गया तो ये कर लेंगे, हमारे पास एक नहीं प्लान बी होना चाहिए। दूसरा, डाइवर्सिफाई करके चलो, मतलब एक ही बिजनेस सेगमेंट में एक ही ज्योग्राफी मार्केट में काम ना करो, मल्टीपल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखो, मल्टीपल ज्योग्राफिकल मार्केट रखो, मल्टीपल कस्टमर, डाइवर्सिफाई करके चलो। थर्ड, मॉनिटर एंड सिनेरियो प्लानिंग। ये क्या आ गया, पहले तो मॉनिटरिंग मतलब इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते रहो, सिनेरियो प्लानिंग मतलब वेरियस, मतलब ਇਨਵਾਇਰमेंट ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਅਸ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਣ। ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेटरी मॉनिटर, पहली बात तो मॉनिटर करते रहो क्या चीज़, की इंडिकेटर, एंड कंडक्ट अ सिनेरियो प्लानिंग टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट सिनेरियोज माइट इंपैक्ट द स्ट्रेटजी। ਇਨਵਾਇਰमेंट मॉनिटर करते रहो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰमेंट ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, मतलब ਕੱਲ ਨੂੰ बीजेपी ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, बीजेपी आई ਤਾਂ स्ट्रेटजी, कांग्रेस आई ਤਾਂ स्ट्रेटजी, दिस इज सिनेरियो प्लानिंग। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रेजिलियंस, एक ही चीज़ आ गई भी अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस में ना स्ट्रेंथन कर लो, इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाए, मैंने ज़्यादा फर्क ना पावे। कैपेबिलिटी टू फेस अनसर्टेनिटी, ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस, मतलब बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग देयर ऑपरेशनल प्रोसेसेस, इंक्रीजिंग देयर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी बिल्ड करो। क्वेश्चन की अपना बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ अनसर्टेनिटी रहती है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, है ना, दैट में इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी एंड द गोल। और फ्यूचर इवेंट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की गल करनी है फिर तो पेस्टल की गल करती है इन्होंने भी, कंपटीशन, रेगुलेशन, मार्केट और टेक्नोलॉजी, पेस्टल की बात कर दिया करो बस, जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आए तो पेस्टल। हुन अनसर्टेनिटी तो है, डील कैसे करें, पहली बात फ्लेक्सिबिलिटी रखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू स्ट्रेटजी टू क्विकली अडैप्ट टू चेंजेस, बेसिकली ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी डेवलप करके रखो। दूसरा क्या हो गया, डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई किस में करो, मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए, मल्टीपल मार्केट्स में काम करना चाहिए आपको। ठीक है जी, जब मल्टीपल मार्केट्स की बात करेंगे, मल्टीपल ज्योग्राफी और मल्टीपल कस्टमर बेस। नेक्स्ट, मॉनिटर एंड सिनेरियो प्लानिंग, मॉनिटर में क्या आ गया, की इंडिकेटर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, की इंडिकेटर मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होना इज एन इंडिकेटर, इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होगा तो ਉਹਦੇ रिपल इफेक्ट्स आएंगे मल्टीपल जगह पे, तो इंटरेस्ट रेट इज इंडिकेटर, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेटर, निफ्टी दी सेंसेक्स, निफ्टी मार्केट सेंसेक्स रेट इंडिकेटर है, गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस इंडिकेटर्स है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਨੈਰੀਓ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਪਲੈਨਿੰਗ मतलब ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, मॉनिटर सिनेरियो प्लानिंग। चौथा क्या क्या, बिल्डिंग रेजिलियंस, रेजिलियंस क्या था, इंटरनल अपने ऑपरेशंस को, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेंथन करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने एचआर को स्ट्रेंथन करो। लास्ट क्या रहेगा, कोलैबोरेट एंड पार्टनरशिप, इससे क्या होगा, आपका रिस्क शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। पूल द रिसोर्सेज, फिक्स एसेट कल्ले ही लिया दी बजाय 5-7 जने मिलकर एक फिक्स एसेट खरीद लो, बेसिकली पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज बोल सकते हैं, उससे क्या हो जाएगा, रिस्क शेयर हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी, अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो मेरे ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा, तो डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, पहला किन्ने परसेंट इम्पैक्ट होया, मतलब किन्ने परसेंट हिट मारिया, दूसरा ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। बिजनेस मेरी एंटिटी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है और वो बिजनेस 90% इंपैक्ट हो गया, इंटू 90% मेरे उत्ते 63% इंपैक्ट आऊगा कंपनी एज अ होल के उत्ते। तो इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज अ सम ऑफ टू चीज़ें, एक इंपॉर्टेंस ऑफ द एसबीओ फॉर द कंपनी एज अ होल, दूसरा इंपैक्ट ऑन द पर्टिकुलर बिजनेस। फिर आ गया, अगर अपन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंस की बात करें, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का डिफरेंस, पहला फॉर्मुलेट कर रहे हैं स्टडी तो आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ये प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है और उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिंग ऑफ द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है। दूसरा, फॉर्मुलेशन में एक्शन से पहले दिमाग लगेगा, उसमें एक्शन के ड्यूरिंग दिमाग लगेगा। उसके बाद आ गया, फॉर्मुलेशन इज अ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, टॉप मैनेजमेंट करेगा, वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, लोअर मैनेजमेंट करेगा, ये भी लिख देंगे। फॉर्मुलेशन में टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन में लोअर और मिडिल में होनी चाहिए।
और ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और वो सिर्फ ऑपरेशनल प्रोसेस है। एक दो वर्ड्स और होते हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ठीक है ना, हो गया। इफेक्टिव मतलब काम जो होना चाहिए वही करना, ठीक हो गया। सीए की बुक्स पढ़नी चाहिए, एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट है। इफेक्टिवनेस, कॉमिक्स नहीं पढ़नी चाहिए, वो इफेक्टिव नहीं है। कॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो एफिशिएंट तो हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं हो, तो इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज एफिशिएंट? राइट टाइम राइट कॉस्ट, दोनों चीज़ें। कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो यू आर एफिशिएंट। इफेक्टिव इज वर्किंग टूवर्ड्स द गोल, गोल की तरफ काम कर रहे हो तो इफेक्टिव हो। और फॉर्मुलेशन जो स्ट्रेटजी बनानी है ना, वो इफेक्टिव होनी बहुत जरूरी है। और जो इंप्लीमेंट करनी है तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी तो बनी हुई है और उसको इंप्लीमेंट एफिशिएंटली करना है। तो फॉर्मुलेशन इफेक्टिवनेस देते हो और इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंसी देते। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया? फॉर्मुलेशन में पहले तो इट इंक्लूड्स द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, उसमें प्लानिंग होगी, उसमें क्या आएगा? एग्जीक्यूशन। वर्ड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो गए। फिर फोर्सेस बिफोर द एक्शन, काम करने से पहले, उसके में क्या आ गया? एक्शन के ड्यूरिंग हो गया। फिर इधर टॉप मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, उधर क्या हो गया? लोअर और मिडिल के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसमें एंटरप्रेन्योरियल टास्क हो गया, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें इंटेलेक्चुअल लगेगा, उसमें ऑपरेशनल लगेगा। फिर आगे आपका इधर इफेक्टिवनेस है, उधर एफिशिएंसी है। और स्किल्स बता देना कौन सी चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए, इंट्यूटिव लॉजिकल स्किल्स चाहिए, और उधर कौन सी चाहिए? मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल। और फॉर्मुलेशन प्रिसीड पहले आता है इम्प्लीमेंटेशन से, और वो सक्सीड बाद में आता है या फॉलोज बाद में आता है। चले अगला पेज। अब दो चीज़ें हैं। एक, अगर डिफरेंशिएट मांगेगा फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन तो टेबल बनाना है ऐसे। और अगर फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स मांगेगा तो हम क्या करेंगे? वैसे ना मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आया नहीं है कभी, बहुत रेयर है। तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे? ए बी सी डी, पहले तो आपको सेल याद रखने पड़ेंगे कि इसमें जो नामकरण करना है वो ए बी सी डी से करना है। इधर आपका फॉर्मुलेशन आता है, इधर आपका इम्प्लीमेंटेशन आता है। सी, अच्छा बी सी जी मैट्रिक्स जो होता था ना, नहीं बी सी जी जैसा नहीं है ये। यहाँ पे तो यही याद रखना पड़ेगा कि बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट, सी स्टैंड्स फॉर चीप। चीप है तो मतलब सबसे बेकार है, बी है बेस्ट है तो सबसे बेस्ट है। इससे अब ये पता लग जाएगा ਵਧੀਆ वाला ऊपर ਤੇ ਵਧੀਆ वाला ਇੱਥੇ, बेकार वाला अंदर ਤੇ बेकार वाला अंदर। बाहरले पासे ਵਧੀਆ वाला, अंदरले पासे बेकार वाला। ठीक है, अब ये बना लिया। अच्छा, फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट करेंगे ना, वो आपकी या तो फ्लॉड होगी या साउंड होगी। मतलब वर्ड्स केड़े यूज़ करने हैं फॉर्मुलेशन के लिए? साउंड और फ्लॉड। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वीक या एक्सीलेंट। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि स्ट्रेटजी जो मैंने फॉर्मुलेट करी ना वो वीक है, वीक नहीं कहना। आप ये कहना है कि फ्लॉड है, कमियां वाली है स्ट्रेटजी। तो फ्लॉड साउंड वर्ड फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ करना है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए वीक एक्सीलेंट यूज़ करना है। अब अगर आपकी स्ट्रेटजी जो बनाई है वो है तो बहुत कैंट साउंड है, पर आपकी इम्प्लीमेंटेशन वीक है, ठीक हो गया। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें अपन एक तो तीन चीज़ें याद रखनी है। ये रही कि अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी फ्लॉड है ना, तो बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन बेकार है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल। रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल्स, ये तीन चीज़ें से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। अगर फॉर्मुलेशन बेकार है तो रीडिफाइन करो, इम्प्लीमेंटेशन बेकार है तो बस इन तीन चीज़ों को सही करो, और अगर दोनों ही बेकार है तो दोनों ही सेट करो। हर एक में ये लिख दो। आप क्या कहोगे कि अगर इम्प्लीमेंटेशन वीक है ना, तो आप ये कहोगे एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो विद द रिवाइज्ड रिसोर्सेज, विद द रिवाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड विद द रिवाइज्ड लीडरशिप। फिनिश हो गया। तो बस इतनी की बात ही करनी है। और बस ये बात करिए, देखो पढ़ के देखे तो इट इज सिचुएशन वेयर द कंपनी हैज अपरेंटली फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बट इज वीक इन इम्प्लीमेंटिंग। तो पहले तो ये बता देना है। इधर क्या कहेंगे? इट इज आइडियल सिचुएशन इन विच द एंटिटी हैज formulated a very sound strategy and has very excellent implementation skill। आइडियल है तो no task as such is required, just ensure that the company stays into the position as it is। इसमें इतना की लिखना है।
और सी में अगर कहेंगे तो हम कहेंगे दोनों बेकार है, तो हम कहेंगे कि पहले तो आपको स्ट्रेटजी बिजनेस मॉडल को रीडिफाइन करना चाहिए, न्यू स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, फिर आपको अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल को भी इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट द रिवाइज स्ट्रेटजी कैन बी बेटर इंप्लीमेंटेड। मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ वर्ड्स ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ क्वेश्चन ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ क्वेश्चन ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਸਮਝਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਸਮਝਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। 2 ਲਾਈਨਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਈ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ। चलिए अगला पेज। फिर आ गया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस। ये कम इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में अगर फिर भी डिफरेंशिएट करना चाहें तो फिर से देखो यार, अपन ने ऊपर बोला था कि इफेक्टिवनेस ना मतलब स्ट्रेटजी जो फॉर्मुलेट करेंगे वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस रिलेट्स टू फॉर्मुलेशन और एफिशिएंसी रिलेट्स टू इम्प्लीमेंटेशन। तो इफेक्टिवनेस में क्या होगा, इट इज़ कंसर्न विद अटेनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हाँ जी, फॉर्मुलेशन में होता था ऑब्जेक्टिव एंटिटी का गोल अचीव होना चाहिए, और एफिशिएंसी में क्या होता था, कॉस्ट घट्टो घट। कॉस्ट घट्टो घट कदों होगी जो इनपुट ते आउटपुट घट्टो घट इनपुट पाके बाद आउटपुट होगी तो कॉस्ट अपने आप घट्टो घट होगी। और ये शॉर्ट टर्म होराइजन में था और वो लॉन्ग टर्म होराइजन में था। और इफेक्टिवनेस होता क्या है, टू डू राइट थिंग। उधर क्या है, टू डू थिंग तो जी पता है वो ही करनी है, पर सही तरीके नाल कर लेना, डू द थिंग राइट। और इफेक्टिवनेस मतलब फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन मतलब टॉप मैनेजमेंट, उधर की आ गया ऑपरेशन ते लोअर मैनेजमेंट। तो एक ही होंगे ऑर्गेनाइजेशन तो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लिंक करूँगा, एक ही सिर्फ इंटरनल ही देखूगा। तो फॉर्मुलेशन वाले पॉइंट्स ही लिखने हैं 4, ठीक है ना। पहला क्या आगा ऑर्गेनाइजेशन गोल, उधर की आ गया अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल नहीं है, सिर्फ इनपुट आउटपुट है। इधर टॉप मैनेजमेंट आ गया, उधर ऑपरेशनल फंक्शन आ गया। फिर डूइंग द थिंग राइट, डूइंग द राइट थिंग, राइट थिंग सही वाला राइट थिंग करना। पोस्ट की है डूइंग थिंग, जेडी भी थिंग है उन्होंने राइट तरीके ना करना, डूइंग द थिंग राइट। और ऑर्गेनाइजेशन तो एनवायरनमेंट देखांगे, उधर की देखांगे इंटरनली देखांगे बस ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस आ गया। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, फिर इफेक्टिव एफिशिएंसी का अगर मैट्रिक्स बनाना होएगा है ना, ये कुछ खास नहीं है, पर इस सैल बना के तुम कह दियो भी बेकार सिचुएशन है, स्ट्रेटजी इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, मतलब आ एक लाइन तो बेकार है। उस तो बाद पैरिश की लिखा हुआ है भी यार, ये कहते ना एंटिटीज़ की करती हैं फॉर्मुलेशन तो इंप्लीमेंटेशन पैरल नहीं चलानियाँ, या तो फॉर्मुलेशन बहुत वधिया कर लैनियाँ, इंप्लीमेंट उन्होंने करनगी ही नहीं। फिर एक लाइन लिख दियो, अ टेक्निकली परफेक्ट स्ट्रेटजी अगर बना ली, टेक्निकली परफेक्ट स्ट्रेटजी अगर बना ली पर उन्होंने कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया, वो बेकार है। इंस्टेड व्हाट इज वर्थ मोर, अ टेक्निकली इम्परफेक्ट स्ट्रेटजी विच इज बेटर इंप्लीमेंटेड। टेक्निकली इम्परफेक्ट प्लान विच इज इंप्लीमेंटेड इज ज़्यादा बेटर, will achieve more than what, than a perfect plan which never gets implemented। बस ये गल ध्यान रखियो, तुसी स्ट्रैटेजी बहुत वधिया बना ली पर अगर इंप्लीमेंट ही नहीं किया बेकार चीज़ है। इंस्टेड बेटर है भी तुसी कच्ची पक्की स्ट्रैटेजी बना लो लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट पक्का करो, ठीक है। आप ये देखना है भी लोग की करते हैं स्ट्रैटेजी बनाते बहुत टाइम ला देते हैं पर उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते। क्रक सही है वी आर मिक्स रखना प्रॉपर दोनों का, बनाओ भी तो इंप्लीमेंट भी करो, दोनों जरूरी है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कली नाल गारंटी सक्सेस नहीं मिलेगी, इंप्लीमेंटेशन करांगे फिर ही सक्सेस। तो कॉमन जा पैरा वाड़ लें का चैप्टर स्टार्ट हो, ऐसी पहली गल की थी आप स्टेजेस ऑफ एसएम। स्टेजेस ऑफ एसएम किहड़ी सी पहला, विजन मिशन, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ते एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थर्ड फॉर्मुलेट करोगे तो वेरियस ऑल्टरनेटिव डेवलप करोगे, ऑल्टरनेटिव दस दियो क्या जी हो सकते हो। चौथा इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट से की गल करांगे। इंप्लीमेंट करने के लिए आप ये चेक करोगे कि जो स्ट्रेटजी बनी है वो ना रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब उसे एग्जीक्यूट कराने जाओगे तो बजट, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, लीडरशिप और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बेंचमार्किंग, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। इवैल्यूएशन और कंट्रोल में कहानी बता देंगे। नेक्स्ट पेज पे अपन ने पढ़ा था स्ट्रेटजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग में। स्ट्रेटजिक प्लानिंग मतलब टॉप लेवल पे प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब लोअर लेवल पे प्लानिंग। प्लानिंग ਦੇ ये गल कर देंगे वो होलिस्टिक व्यू होगा, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल होगा, स्पेसिफिक एक ऑपरेशंस होगा, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा लिंक करेंगे, ये सिर्फ इंटरनल देखेंगे। कोऑर्डिनेशन टॉप होगा, कोऑर्डिनेशन मिडल लोअर होगा, ठीक है। एस्ट टैक्टिक्स डेवलप करने होंगे टू
ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ABCD ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਫॉर ਬੈਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, C ਫॉर ਚੀਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਧੀਆ, ਆ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਬੇਕਾਰ, ਆਹ ਬੇਕਾਰ, ਵਧੀਆ ਬੇਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਫਲॉड, ਇੱਕ ਵੀਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਫਲॉ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੀਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਬੇਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਫਲॉड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਵੀਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ICI ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਫੋਟੋ ICI ਦੇ। ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਸ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਇਸੇ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 5 ਚੋਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖ ਦੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਇਫੈਕਟਿਵ फॉर्मुलेशन, और एफिशिएंसी इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक हो गया। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का अगर डिफरेंस टेबल मंगूगा ना, तो फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन वाले विच पॉइंट बांट दियो, फिनिश, नहीं कहानी है। और इफेक्टिवनेस ते एफिशिएंसी का अगर वो मंगूगा कोई मैट्रिक्स, तो फिर वो ये गल याद रखने वाली सी भी फॉर्मुलेशन ते इंप्लीमेंटेशन दोनों ही जरूरी है, एक कर लो दूजा रहन दो, नहीं चलूगा। प्लान कच्चा पक्का बना लो पर उन्होंने इंप्लीमेंट पक्का करो, ये ज़्यादा जरूरी है। बड़ा वधिया प्लान करें इंप्लीमेंट किया, बेकार चीज़ है। और ठीक है जी, उसके बाद क्या गया, लिंकेज, लिंकेज बिटवीन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिंक है। मेरी बात सुनो, हमने कहा था कि सर फॉर्मुलेशन पहले होती है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होती है, और हमने ये भी पढ़ा था अगर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करानी है ना, तो आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो क्या चाहिए, रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल्स, ठीक हो गया। अब ये 2 चीज़ें हैं। जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करने लगे, क्या भूल जाएंगे हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, क्या लीडरशिप स्किल है। अगर भूल के कर रहे हो, इग्नोरिंग इररिस्पेक्टिव की रिसोर्सेज आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उन्होंने बोल दिया फॉरवर्ड लिंक। पहला फॉर्मुलेट किया, बाद में सोचेंगे यार मुझे चाहिए क्या और मेरे पास है क्या, जो कम है वो अरेंज करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ योर फॉरवर्ड लिंक। कि पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करोगे, फिर आप जब इंप्लीमेंट करने लगोगे, फिर आप चेक करोगे कि मेरे पास रिसोर्सेज आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल क्या है, और मुझे क्या चाहिए, डिजायर्ड क्या है, क्या चाहिए जो कम होएगा बाजार से लेके आए, दैट इज योर फॉरवर्ड लिंक। बैकवर्ड लिंक क्या है, पहले ये सोचना कि मेरे पास क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये 3 चीज़ें हैं, जिन्नियां हैगी हैं ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ स्ट्रेटजी बिल्ड कर देना, ਵੀ ਸੋ दैट ਮੈਨੂੰ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या लीडरशिप स्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ चेंज ना करना पवे। पंजाबी गल समझ आ गई। एग्जिस्टिंग को भूल जाओ, स्ट्रेटजी डेवलप करो, और जो कमी पेशी है लेके आओ फॉरवर्ड। बैकवर्ड इज एग्जिस्टिंग, ये जो 3 चीज़ें हैं उसके हिसाब से स्ट्रेटजी डेवलप करना है, इज बैकवर्ड, फॉरवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक, ठीक है जी। पहले तो उसमें यही बताने लगे, क्या था, अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी है तो पहले ऑब्जेक्टिव सेटिंग करनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव और चूज़ करना पड़ेगा। और जब फॉर्मुलेट करने लगेंगे तो क्या देखेंगे, एग्जिस्टिंग पढ़ लेना, बस यही कहानी है। ये बेकार है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ गया, कल्चर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। व्हाट इज़ कल्चर, कंपनी के वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक हो गया जी। वैल्यू, बिलीफ, प्रिंसिपल्स, वे ऑफ ऑपरेटिंग, 4 चीज़ें याद रखना। कल्चर डेवलप कैसे होता है, कल्चर कैसे डेवलप होता है, इट इमर्जेस फ्रॉम द स्टोरीज दैट गेट टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू द न्यू कमर्स। आने वाले बंदों को जो कहानियाँ बताते रहते हैं ना, उसी से कल्चर डेवलप हो जाता है। पुराने एम्प्लॉयज़ नए एम्प्लॉयज़ को बता रहे होते हैं। अब कल्चर आपका एली भी हो सकता है और ऑब्स्टेकल भी हो सकता है इनटू द स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने में हेल्प भी कर सकता है और ऑब्स्टेकल भी डाल सकता है। हेल्प करना मतलब वर्ड आ गया एली, फ्रेंड। आप ये कहोगे जो हमने स्ट्रेटजी बनानी है ना, स्ट्रेटजी का विजन, ऑब्जेक्टिव, बिजनेस अप्रोच और प्रैक्टिस अगर तो कल्चर के इन लाइन है तो एली हो गया, और अगर इन लाइन नहीं है तो ऑब्स्टेकल हो गया, बस इतने मत कहना। अगर कंपैटिबल है
व्हेन दे आर कंपैटिबल, मतलब ये लिखा हुआ है कि ये चार चीज़ें, क्या चीज़, विजन, चारों लिख देना, विजन, मिशन, गोल ऑब्जेक्टिव, अप्रोच और प्रैक्टिस, काम करने का तरीका। ये चारों चीज़ें कल्चर के साथ कंपैटिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी कंपैटिबल है तो एली, नहीं है तो टैकल। आगे, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, कल्चर का क्या फ़ायदा है। कहते हैं ना यार, कल्चर जो है ना, एक तरीके का इनफॉर्मल रूल्स बन जाते हैं, मतलब एथिक्स, वो फॉर्मल तो है नहीं, लिखे तो पढ़े नहीं है कि ये करना है, लेकिन इम्प्लाइड लोगों को पता है यार ये करना है फॉलो, दैट्स वाई कल्चर एक्ट एज इनफॉर्मल रूल्स। दूसरा, कल्चर शेप करता है मूड या टेम्परामेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को, उसको वर्कफोर्स को पॉजिटिवली हैप्पीली काम करने में हेल्प करता है, मोटिवेट रखता है कल्चर। कल्चर नर्चर करेगा, मोटिवेट करेगा पीपल टू डू देयर जॉब इन द वे दैट इज एग्जीक्यूशन को इफेक्टिव होएगी। कल्चर की हेल्प करता है अपन को, कल्चर पहले करता है मोटिवेट करता है, नर्चर करता है। दूसरा, कल्चर क्या करता है, इनफॉर्मल रूल क्रिएट करके देता है, मूड और टेम्परामेंट को सेट करता है एम्प्लॉयज़ के। उसके बाद एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन, कल्चर हेल्प करता है कि एम्प्लॉय को ना कंपनी का विजन अपना लगने लगता है। कल्चर अगर बढ़िया होता है तो क्या होता है, पढ़ क्या रहे थे, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। अगर कल्चर बढ़िया है तो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन को प्रमोट करेगा, अदरवाइज इम्पीड करेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कल्चर एक इनफॉर्मल रूल बना के देगा, मोटिवेट करेगा, नर्चर करेगा एम्प्लॉयज़ को, मूड टेम्परामेंट सेट करेगा, एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने आप को विद द कंपनीज विजन। 4-5 पॉइंट हो गए, बहुत है इतने। उसके बाद आ गया चेंज अप, हाउ टू चेंज अ प्रॉब्लमेटिक कल्चर। अगर कंपनी का कल्चर बढ़िया नहीं है, कल्चर की डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज कल्चर, वैल्यू, ब्रीफ, प्रिंसिपल, वेज ऑफ प्रैक्टिस, और कल्चर डेवलप कैसे होता है, स्टोरीज टोल्ड ओवर एंड ओवर अगेन टू द न्यू कमर्स, फिनिश। प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज कैसे करोगे, पहले तो आप ये डायग्नोस करो विच फेसेट्स ऑफ द कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। स्ट्रेटजी सपोर्टिव कौन से हैं, कौन से नहीं। जो स्ट्रेटजी सपोर्टिव नहीं है, टॉक ओपनली एंड फोर्थराइटली, इमीडिएटली और खुल के बात करो अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। कर ली लोगों से बात, फिर बातों के साथ साथ आप एक्शन भी ले लो। तो 3 पॉइंट्स क्या आगे, प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज करने के, डायग्नोज द विच फेसेट्स ऑफ द कल्चर स्टडी सपोर्टिव नॉट, और जो सपोर्टिव नहीं है उसके बारे में, उसको चेंज करने के बारे में ओपनली बातें करो, टॉक ओपनली एंड फोर्थराइटली टू ऑल द कंसर्न पीपल। थर्ड, आपकी बातों से आपके एक्शन भी हो जाने चाहिए साथ साथ ही। अगला, अब हमने कहा कि सर एक्शन हो जाने चाहिए ना कल्चर को चेंज करने के लिए। कल्चर को चेंज करने के लिए एक्शन कैसे होते हैं, पहला, पहले तो आप पॉलिसी बना दो, नहीं बना दी, लोगों को कम्युनिकेट कर दो, कर दिया। फिर आप क्या करो, जो बंदे उसको फॉलो करेंगे उसको रिवॉर्ड करो, रिवॉर्ड कर दिया। फिर प्रेज करो, एक तो प्रेज भी करो, एक रिवॉर्ड भी करो, प्लस न्यू कल्चर वाले बंदे हायर करो। पुराने वाले बंदे अगर चेंज कर रहे हैं तो फाइन, नहीं चेंज कर रहे तो उनको हटा दो। ठीक हो गया। लास्ट में उनको, अच्छा कम्युनिकेट जब करोगे तो बेनिफिट्स बता देना क्या बेनिफिट होंगे अगर आप न्यू कल्चर फॉलो करते हो तो। क्वेश्चन क्या था हमारा, प्रॉब्लमेटिक कल्चर को चेंज कैसे करें, डायग्नोस करो विच फीचर्स ऑफ द कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट। पता लग गए, टॉक ओपनली एंड फोर्थराइटली, विजिबल एक्शंस लो। एक्शंस ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸੋ। ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਊ ਕਲਚਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਇतना ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੇਂਜ, व्हाट इज चेंज। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚੇਂजेस ਹੁਣ ਨਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, लॉजिकल कोई फर्क नहीं है, सब इको गल नहीं है। रट्टा ही मारना हमने कि यार कहता स्टेप्स टू इनिशिएट अ स्ट्रेटजिक चेंज, क्या चेंज मतलब क्या स्टेप्स है, पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, दूसरा क्रिएट अ शेयर्ड विजन, थर्ड क्या रह गया आपका इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब इंप्लीमेंट द चेंज। तो 3 स्टेप्स रहेंगे इसमें।
3 क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। प्रॉब्लमेटिक कल्चर है तो वो आंसर है, स्ट्रेटजी चेंज है तो ये आंसर है, कर्ट लुईन चेंज है तो अगला आंसर है। पहला क्या गया, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। दूसरा क्या गया, क्रिएट अ शेयर्ड विजन। थर्ड क्या गया, इंस्टीट्यूशनलाइज। रिकॉग्नाइज द नीड में क्या कहेंगे, फिर से सेम कहानी। डायग्नोस विच फेसेट्स ऑफ द कल्चर, इतने भी देखो वर्ड, स्ट्रेटजी चेंज भी कल्चर ही चेंज कर रहे हैं, कहानी तो सेम ही है। विच फेसेट्स ऑफ द कल्चर आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड नॉट, ठीक है। दिस मीन्स बेसिकली इन्वायरमेंट एनालाइज करना। क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन का मतलब की हो गया, कहता विजन शुड कोइंसाइड मतलब इंप्लॉय द विजन तो कंपनी एज अ होल द विजन इन लाइन होना चाहिए, ट्रैक पे होना चाहिए, ऑपोजिट नॉर्थ पोल साउथ पोल ना होना चाहिए, दोनों इक्वल लाइन च होने चाहिए, ठीक हो गया। तो उन्हें किमें डेवलप होगा ना, पहली गल तो ऑब्जेक्टिव आपां कहते शुड कोइंसाइड किमें होगा, इन्हें मैनेजर कॉन्स्टेंटली ना कंसिस्टेंटली कम्यूनीकेट करन ऑर्गेनाइजेशन का विजन। यार अगर इंप्लॉय दसी होंगे ना वो तो आ करना है, आ करना है, आ करना है, आ करना है, बार बार ऑर्गेनाइजेशन का विजन उन्होंने कम्यूनीकेट करी जाओ, जो तो करी जाओगे इंप्लॉयज़ को वो विजन आपदे लगन लग जाओ, उन्होंने लग जाओ भी हाँ मैं आ करना है। तो कम्यूनीकेट करो कंसिस्टेंटली, क्या चीज़ टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन का विजन, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल का विजन। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का विजन और एम्प्लॉय का विजन सेम सेम हो जाएगा। You have to convince all those concerned that the change in the culture is not superficial or artificial. सुपरफिशियल आर्टिफिशियल नहीं है भाई, ज़रूरी रिक्वायर्ड है। और इंस्टीट्यूशनलाइज में क्या होगा, इम्प्लीमेंट कर दो, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको सस्टेन करने की कोशिश करना। सस्टेन करने में हम ये कहेंगे एंश्योर कि द एंटिटी डज नॉट स्लिप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। प्रॉब्लमेटिक कल्चर वाला क्या क्वेश्चन था वो, विच फेसेट्स, दूसरा टॉक ओपनली फॉरवर्डली, तीसरा एक्शन, फिर एक्शन कैसे होते हैं, फिनिश। स्ट्रेटजी चेंज अगर लेके आना तो पहला क्या गया, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। इसमें क्या कहेंगे भाई, डायग्नोज द फेसेट्स व्हिच आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव एंड नॉट, इसमें इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे। फिर आ गया क्रिएट अ शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन में क्या कहेंगे, एम्प्लॉय का विजन कंपनी का विजन सेम होना चाहिए। सेम कैसे होगा, मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करते रहना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी का विजन के बारे में, ठीक है। और उनको बता देना कि यार ये जो विजन में कल्चर में चेंज लगाना ना लिटरली रिक्वायर्ड है, इट इज़ नॉट अ सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक। इंस्टीट्यूशनलाइज में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर दो चेंज और इंश्योर करो सस्टेन रहे, मतलब फिर से हम पुराने तरीके में शिफ्ट ना हो जाए, वापस स्लिप बैक ना कर जाए, ठीक है। रेगुलरिटी मॉनिटर करते रहो, जो डेविएशन आएगी उसके करेक्टिव एक्शन लेते। ये आ गया आपका इवेल्युएट, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। फिर क्या, कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज। कर्ट लुईन क्या क्या गया, पहला कहते हैं अनफ्रीज करो, फिर चेंज टू द न्यू सिचुएशन, फिर रीफ्रीज। अनफ्रीज में क्या कहेंगे, लोगों को पहले तो अवेयर करो कि यार नेसेसिटी ऑफ चेंज, लोगों को चेंज सरप्राइज नहीं आना चाहिए। ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स। अनाउंसमेंट करो, होर्डिंग लगाओ और मीटिंग करो। अनफ्रीज में क्या आ गया, पहला मेक द पीपल अवेयर फॉर द नेसेसिटी ऑफ द चेंज, चेंज शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, ठीक हो गया। होर्डिंग करो, होर्डिंग लगाओ, मीटिंग्स करो, उससे क्या होएगा, लोगों को कम्युनिकेट होता रहेगा, सरप्राइज नहीं आएगा। और ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स। चार चीज़ें, सरप्राइज नहीं आना चाहिए, नेसेसिटी बताओ, होर्डिंग होर्डिंग लगाओ, अनाउंसमेंट करो, मीटिंग करो, और क्या आ गया, ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स। फिर चेंज टू द न्यू सिचुएशन। न्यू सिचुएशन पे इंप्लीमेंट करने के लिए HCL मैंने क्या किया, 3 तरीके हैं, या तो कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन या फिर इंटरनलाइजेशन। कंप्लायंस इज रिवॉर्ड पनिशमेंट, कंप्लाई किया तो रिवॉर्ड, नहीं किया तो पनिशमेंट। आइडेंटिफिकेशन इज इंटरनल मोटिवेशन टाइप्स, नहीं इंटरनल मोटिवेशन इंटरनलाइजेशन था। आइडेंटिफिकेशन इज कोई रोल मॉडल दे देना उनको, रोल मॉडल के साथ वो अपने आप को लिंक करेंगे तो काम करेंगे, आइडेंटिफाइंग देमसेल्फ विद द रोल मॉडल। इंटरनलाइजेशन में क्या हो गया, चेंजिंग द इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन किया अपना कर्ट लुईन। कर्ट लुईन क्या कहता है, अनफ्रीज, चेंज टू न्यू सिचुएशन, रीफ्रीज। अनफ्रीज कैसे करोगे, नेसेसिटी ऑफ द चेंज को कम्युनिकेट करो, और क्या करोगे, मीटिंग्स होल्ड करो, चेंज सरप्राइज नहीं आना चाहिए, ब्रेक डाउन द ओल्ड एटीट्यूड ऑफ डूइंग द थिंग्स। चेंज टू न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन में चेंज करने के लिए HC कैलमैन क्या गया, 3 तरीके, कंप्लायंस है, आइडेंटिफिकेशन है और इंटरनलाइजेशन है। इंटरनलाइजेशन में थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई करेंगे विद द रोल मॉडल, कंप्लायंस में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर हो गया, हाँ पनिशमेंट और रिवॉर्ड हो गया। रीफ्रीज क्या आ गया, वही इंश्योरिंग कि पुराने में शिफ्ट ना हो जाए हम, है ना, न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे, कंटिन्यूसली रीइंफोर्स करते रहो। तो चेंज वाले हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था, चेंज प्रॉब्लमेटिक कल्चर। प्रॉब्लमेटिक कल्चर में क्या पढ़ा था हमने, डायग्नोस फेसेट्स, ओपनली फोर्थराइटली, एक्शन, एक्शन कैसे,
दूसरा अपना स्ट्रेटजिक चेंज, चेंज में क्या था, नीड फॉर चेंज, शेयर्ड विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज। इंस्टीट्यूशनलाइज में क्या आ गया, एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट कर दो चेंज और इंश्योर करो कि स्लिप बैक ना कर जाए, सस्टेन होना चाहिए। और शेयर्ड विजन में क्या था, कम्युनिकेट करो, विजन बनाओ और उनको बता दो सुपरफिशियल कॉस्मेटिक नहीं है, लिटरली रिक्वायर्ड है। थर्ड आ गया आपका HC आना कर्टलविन, कर्टलविन में क्या क्या, अनफ्रीज, चेंज टू न्यू सिचुएशन, रीफ्रीज। और जब चेंज टू न्यू सिचुएशन करने लगे तो HC कैलमन आ गया, HC कैलमन में 3 चीज़ें आ गई, 3 क्वेश्चन फॉर चेंज हो गए, हो गया। इसके बाद आ गया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन याद करना औखा है, हल कोई नहीं। 5 खत्म, ले छोटा सा 5 भी रह गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना, हाँ फिर नीचे तो क्रॉस ही है, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन क्या था, हाँ अपने 2 क्वेश्चन थे, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला और एक नेविगेटिंग चेंज वाला, सही है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये आगे 5। डिजिटल चेंज होता क्या है वैसे कि वही बस 2 चीज़ें चेंज करेंगे, एक तो अपनी प्रोडक्ट को और एक प्रोसेस को। हाँ एक प्रोडक्ट को चेंज करेंगे और प्रोसेस को चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, IT को यूज़ करोगे, यूजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी टू चेंज द प्रोडक्ट और द प्रोसेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अगले पेज पे आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन है हमारे, एक तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या और नेविगेटिंग द चेंज। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या आ गया, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप में क्या आएगा, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, 4 होगी, 5वां ये होगी। बिगिन एट द टॉप मतलब टॉप मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व रहनी चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। द लीडरशिप टीम शुड बी यूनाइटेड एंड कम्युनिकेटेड एंड कमिटेड, united and committed to digital transformation. They should communicate a clear vision for the future of the company and led by an example. टॉप लेवल यूनाइटेड होनी चाहिए और कमिटेड होनी चाहिए चेंज करने के लिए। अगर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फिर ही चेंज पॉसिबल, अदरवाइज चेंज पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं। दूसरा, एंश्योर दैट चेंजेस बोथ डिजायर्ड एंड नेसेसिटी। इसमें लिख देना कि असेस द करंट स्टेट एंड आइडेंटिफाई द एरियाज जहाँ पे हमने वैल्यू ऐड करनी है। बिगिन एट द टॉप में क्या आ गया, टॉप मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व एंड शुड बी कमिटेड, उनका भी दिल करना चाहिए चेंज करने का। दूसरा, एंश्योर दैट द चेंज इज डिजायर्ड और नेसेसरी। इसमें क्या करेंगे, असेस करो न्यू सिचुएशन, असेस करो करंट स्टेट और चेंजेस जो लेके आने हैं, आइडेंटिफाई द गैप और ऐड द वैल्यू। और दिक्कत नहीं, हेड पॉइंट सेम होनी चाहिए, अंदर तो है तो कहानी वही हो रही है। रिड्यूस डिसरप्शन, रिड्यूस डिसरप्शन में क्या आ गया, हम कहेंगे कि यार जब चेंज करने लगते हैं ना तो लोग पसूड़ी पाते हैं। पसूड़ी कैसी पाते हैं, इंप्लॉयज़ रजिस्ट करते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, रिड्यूस डिसरप्शन, हर्डल्स को कम करने के लिए क्या करो, क्रिएट एनवायरनमेंट दैट एनकरेज द चेंज। इन्वायरमेंट ही ऐसा, माहौल ऐसा बना दो। माहौल ऐसा कैसे बनाओगे, बार बार कम्युनिकेट करो उनको कि लिटरली रिक्वायर्ड है। इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ, कम्युनिकेट कर लो जितना जल्दी हो सके। फिर स्टाफ मेंबर्स को नॉलेज, टूल्स और ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर थोड़ा चेंज भी करना है वो थोड़ा पहला दिखाओ भी यार चेंज बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। फिर वो चेंज थोड़ा बाला औखा ना लगे, थोड़े को हथियार होने चाहिए वो चेंज ਨੂੰ इंप्लीमेंट, नॉलेज टूल्स ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीम लीडर होना चाहिए जो क्लैरिटी देता रहेगा थॉट प्रोसेस की। IT डिपार्टमेंट भी खड़ा होना चाहिए तैयार, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहला पॉइंट क्या था, क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में 2 क्वेश्चन है, एक बेस्ट प्रैक्टिस और एक नेविगेटिंग चेंज। बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं पहले। बेस्ट प्रैक्टिस में क्या आ गया, बिगिन एट द टॉप। बिगिन एट द टॉप में क्या आ गया, इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट और वो कमिटेड होनी चाहिए। दूसरा क्या आ गया आपका, डिजायर्ड इज डिजायर्ड एंड नॉट सुपरफिशियल। उसमें क्या करोगे आप, असेस द करंट स्टेट और चेंज जो आपको डिजायर्ड है, आइडेंटिफाई द गैप, ऐड द वैल्यू। और क्या क्या, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो कम्युनिकेट करो लोगों को, इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि फैसिलिटेट हो, नॉलेज दो, टूल्स दो, ट्रेनिंग दो। आपका ये टीम लीडर होना चाहिए, IT डिपार्टमेंट रेडी रहना। नेक्स्ट, encourage the communication, create channels for employees to ask the questions। एम्प्लॉयज़ अपने क्वेश्चंस आस्क कर सकें, फीडबैक दे सकें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एलिवेट कर सके, दिक्कत को एलिवेट कर सके मतलब दिक्कत को कम्युनिकेट कर सके थ्रू द टॉप। ठीक है,
और एलिवेट द फियर्स एंड कीप एवरीवन अलाइंड। फियर्स दूर करो और सबको एक ये रखो इनका रिकमेंडेशन। रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल। रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल, वही बात है कि लोगों को बताते रहो यार बस हो गया हो गया हो गया, चेंज हो गया, फिनिश, नॉर्मल ही है बस ये। तो 5 पॉइंट क्या पढ़े हमने? पहला बिगिन एट द टॉप, फिर उसके बाद चेंज इज नेसेसरी और रिड्यूस द डिस्ट्रप्शन, एनकरेज कम्युनिकेशन, बस नॉर्मल हो जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज दैट द चेंज इज नॉर्मल। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग चेंज इफेक्टिवली। नेविगेट चेंज आ गया ना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आ गया तो ये आंसर ठोक देना। ऊपर वर्ड पढ़ना, बेस्ट प्रैक्टिस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऊपरला ठोक देना, नेविगेटिंग चेंज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला आंसर इसमें क्या है। अगर आपने नेविगेट करना है चेंज है ना, नेविगेट क्या होता है वैसे? ट्रैक करना नहीं होता, तो ट्रैक करना है चेंज को। स्पेसिफाई द एम एंड ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेट करो, कर दिया कम्युनिकेट, फिर रेडी रहो, रेजिस्टेंस तो आएगी है ना, फिर इंप्लीमेंट कर दो चेंजेस हौले हौले और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दे दो। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? स्पेसिफाई करना पड़ेगा एम और ऑब्जेक्टिव। याद कैसे रहोगे कौन सा आंसर कौन सा था? बेस्ट ये है कि है, पता है आपको? ये क्या लिखा है? बेस्ट प्रैक्टिस, बी से बेस्ट प्रैक्टिस, और ये क्या क्या बी से बिगिन, बीबी, बीबी सर हो गए ठीक। याद तो करना ही है, बीबी सर इकट्ठे हैं, बिगिन बेस्ट प्रैक्टिस, बिगिन बेस्ट हो गया यार। और नेविगेटिंग करने के लिए एम्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, कम्युनिकेट कर दिया लोगों को, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस, इंप्लीमेंट ग्रेजुअली, ऑफर। एक गल होर दसा थ्योरी दे ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਵਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵੀ ਚੱਲੋ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਟਣ ਨਾਲੋਂ ਦਵਾ ਦਵ ਚੱਲੋ, ਪਰ 10 ਵਾਰੀ ਚੱਲੋ, 10 ਵਾਰੀ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ, 10 ਵਾਰ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਲਿਟਰਲੀ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। 3 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਆ ਗਈ, 2 ਤੋਂ 1.5 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ 2-2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਛੁੱਟੀ 2 ਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਸਾਰਾ। मेरे हिसाब नालों ज़्यादा बेटर वो बताना। बेस्ट प्रैक्टिस बी, बी से बेस्ट प्रैक्टिस, बी से बिगिन, बी बिगिन एट द टॉप, डिजायर्ड है। थर्ड क्या आ गया? रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। चौथा क्या गया? इनकरेज कम्युनिकेशन। पांचवा क्या आ गया? नॉर्मल। एक होर तुसी ये चीज़ करदे होंदे हो, मतलब जो रीकॉल करी जाने हो ना, बोलन लगे हो, दिमाग च बुक की इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो। अगर तुसी करोगे ना, रिकॉल हो जाऊगा। अपनी कक्षा वाला बंदा ना, एक पता है आपको, अपनी कक्षा वाला बहुत मशहूर है बंदा, अमन दत्तरवाल, नहीं पता? अलक पांडे और अमन दत्तरवाल इकट्ठे ही थे दोनों। चलो ठीक है, अलक पांडे की ज़्यादा चढ़ाई होगी, उसकी भी बढ़िया चढ़ाई है नॉन मैडिकल लाइन का। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਮਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਮੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ। चलो 5 पॉइंट्स अगले अपने कौन से आगे? नेविगेटिंग द चेंज, उसमें क्या आ गया अपना? स्पेसिफाई द एम्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई कर ले, फिर इनकरेज कम्युनिकेशन, ऑलवेज कम्युनिकेट, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस, इंप्लीमेंट द चेंज हौले हौले, उसके बाद ऑफर असिस्टेंस एंड द ट्रेनिंग। अंदर कुछ खास है नहीं, हेड पॉइंट साना लिख दियो। मैकेंजी 7S इंपॉर्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा है, हर अटैम्प्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है, पर ਇਹਨੂੰ करना ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता, देख लेना कैसे करना। देख लिए थे, वो तो बढ़िया। फोटो मुझे भेज देना, ग्रुप में भेज दूँगा। हार्ड एलिमेंट है, सॉफ्ट एलिमेंट है, ये पता होना चाहिए केड़ा एलिमेंट हार्ड है केड़ा सॉफ्ट है। पता नहीं यार, मैं तो समझ नहीं आता ये किमें है। आपको समझ में आया हुआ है? अभी तो याद नहीं। हाँ, केस स्टडी का पेज नंबर आपने लिखा होगा।
इंपॉर्टेंट बहुत है यार, लेकिन ना समझ नहीं आता कैसे करना है। चलो देख लेना, बस कर लोगे आप, मुझे भरोसा है। एक क्वेश्चन तो कर ही लोगे यार। आगे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चैंडलर क्या गया, क्या क्या गया, कहता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करोगे ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है पहली बात तो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंटेंडेड रोल्स। इसका बंदे का क्या रोल है, क्या प्रोसीजर है, क्या गवर्नेंस मैकेनिज्म है। गवर्नेंस मतलब क्या होता है, गवर्न करना, कंट्रोलिंग कह सकते हो। पहले तो ऊपर से, पहले तो टॉप मैनेजमेंट की बात आएगी जब जो गवर्नेंस की बात आएगी। जैसे ऑडिट में भी पढ़ते हो गए आप, गवर्नेंस बॉडी पढ़ा है, फाइनल में बहुत कुछ है गवर्नेंस वर्ड के ऊपर ही। जब जब गवर्नेंस की बात आएगी तब तो टॉप मैनेजमेंट की बात आएगी, मतलब बहुत अपर लेवल ते ताई जिवें गवर्नमेंट वर्ड भी अगर है ना CGST, तो गवर्नेंस वर्ड ही है एक, गवर्न करना। और गवर्न करने का मतलब ही क्या होता है, ऊपरों बह के बड़े लेवल ते मैक्रो लेवल ते सब कुछ देखना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस मैकेनिज्म, गवर्न किमें करना है, ऑब्जर्व किमें करना है, ट्रैक किमें करना है, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंटेंडेड रोल प्रोसीजर। इंटेंडेड रोल प्रोसीजर, इंटेंडेड मतलब जो हम चाहते हैं, इच्छुक, जो हमारे इंटेंडेड रोल्स है, प्रोसीजर्स है, गवर्नेंस मैकेनिज्म है, अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन सब की फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, मतलब आपस में लिंकिंग क्या रहेगी। इंटेंडेड रोल्स, प्रोसीजर, गवर्नेंस मैकेनिज्म, अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना मतलब किस एंटिटी को कैसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखना चाहिए, छोटा रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए, सिंपल रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स रखना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि एंटिटी का साइज़ कितना है, क्या छोटी है बड़ी है, एंटिटी पुरानी कितनी क्या है, एज क्या कितनी क्या एंटिटी की, ठीक है ना। एंटिटी का एज और साइज, इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एंटिटी को कौन सा चाहिए। और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ना, इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद द कंपनी की स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब इन लाइन होना चाहिए। पहली बात, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू द फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इंटेंडेड रोल, ठीक है ना, गवर्नेंस मैकेनिज्म, प्रोसीजर्स और आपका अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो आपका कल्चर है, कल्चर क्या गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और आपकी स्ट्रेटजी है, ये इनलाइन होनी चाहिए दोनों चीज़ें। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन एंटिटी का साइज और एंटिटी की एज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें ये पता लगेगा हाउ द टास्क आर कंप्लीटेड विद गिवन स्ट्रेटजी। वही बात, काम करने का तरीका क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब फाइल इतो 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 होके जाऊगी, मतलब पैसे भी जमा कराने हैं, पहले कि तो नंबर लवाना है, फिर बैंक च जाके पैसे जमा कराने के सीधा जमा कराने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बताएगा कि हाउ टास्क आर कंप्लीटेड, पहले इसके पास जाना पड़ेगा फिर उसके पास, या सीधा इसके पास जाना है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं चीज़ें। चैंडलर ये क्या गया कि यार जब जब आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे ना, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक में भी पढ़ा था कि अगर आप स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो आपको रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लीडरशिप स्किल में भी चेंज करना पड़ सकता है। आही गल यही है ये कहना भी, जो तुम अगर स्ट्रेटजी नवी बनाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਘਟੂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। चैंडलर का स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है। स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर का लिंक क्या है। हम पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਏ चैंडलर स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, तो ਆ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5 पॉइंट्स बना दियो, कहानी खत्म। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें ना आपको भोरना ही पड़ेगा, बाला रट्टा नहीं मार सकते, ना वजना है ना फायदा है, समझो तो अगे ਵਧੋ। ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈजेशन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ टास्क ये करता है, स्पेशलाइजेशन नहीं होती, ठीक है ना। और इन्वॉल्व करेगा हर एक चीज़ में। कम्युनिकेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होएगी, बार बार होएगी, ग्राउंड लेवल पे होएगी, ग्राउंड लेवल के बहुत नज़दीक होएगा। लॉजिकली जो देख के समझ के भोरता ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ, ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 50 ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी नहीं है अपना, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ प्लस ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ अपना, मल्टीपल वैरायटी ऑफ ਕੰਮ नहीं है, सिंगल जोग्राफी मार्केट है और आप फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंस स्ट्रेटजी ला रहे हैं।
फिर आ गया फंक्शन, फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ CEO ਹੋਗਾ, CEO के नीचे, अच्छा एक और बात ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, अगर ਇਹਨੂੰ ਧਿਆन ਨਾਲ देखो ना, ऐसा किया हुआ है CEO के नीचे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के नीचे ये सारे हो गया, CEO के नीचे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के नीचे ये सारे, और जो कॉर्पोरेट वाले बंदे हैं ना, ये हेल्पिंग स्टाफ है ऑफ द CEO। कॉर्पोरेट वाले बंदे हेल्पिंग स्टाफ ऑफ CEO है, CEO के नीचे नहीं है, बराबर ही खड़े हैं बस। तो ये तो हेल्पिंग स्टाफ ऑफ CEO है, और इसके नीचे आपके फंक्शन मतलब ਜਿਹੜਾ भी टास्क है ਕੰਮ, जिन्ने ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਪਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ CS ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ CS ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟਾਫ ਕਹਿ ਦੋ बस, CEO ਦੇ बराबर बैठ जाऊगा, CEO का हेल्पिंग स्टाफ हो गया। अब आगे आपका, आप कहोगे इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम कहेंगे इस स्ट्रक्चर में CEO होता है, ठीक है, सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट स्टाफ होता है, एंड हर एक डोमिनेंट फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ भी डोमिनेंट फंक्शन होंगे उन्होंने सब ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ मैनेजर्स अपॉइंट किए। एडवांटेज क्या रहेगा, इसमें स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी आपको, ये वाला बंदा प्रोडक्शन का स्पेशलाइज होगा, ये वाला फाइनेंस का स्पेशलाइज होगा, तो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। स्पेशलाइजेशन होगी तो एफिशिएंसी भी बढ़िया होगी, कंट्रोल भी रहेगा चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। और सिंपल से थोड़ा सा ये क्या हो गया, सिंपल से थोड़ा महंगा हो गया, और डिविजनल से सस्ता हो गया। उसके बाद क्या हो गया, अलाउ रैपिड डिसीजन मेकिंग, जल्दी जल्दी डिसाइड कर पाओगे, कि स्पेशलाइजेशन है हमारे पास, ग्रोथ रिलेटेड कंसर्न को हम कैटर कर सकते हैं। मतलब अगर ग्रो करना है कंपनी का फंक्शन लाना ही पड़ेगा, वो गल कहती है, अगर ग्रोथ करनी है तो सिंपल से बेटर है। दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, तो बस फिर इनू आया होगा भी ये बगाना है, इनू आया होगा ये बगाना है, तो इससे क्या हो गया, इम्पीड स्लो डाउन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, जो तो फंक्शनल डिपार्टमेंट हो गई, हर एक बंदा आपदा सोचने लग जाऊगा, कंपनी ऐसा खोलना भूल जाऊगा, तो लूज साइट ओवर द कंपनीज विजन मिशन। चलो आगे, ब्रैकेट डिवीजन, फोटो याद होनी चाहिए आपको, फोटो में फिर से क्या आ गया, CEO के साथ आपका कॉर्पोरेट स्टाफ आ गया, कॉर्पोरेट स्टाफ आ गया, CEO के नीचे फिर आपकी डिवीजन A होगी, डिवीजन B होगी। अब डिवीजन A और B किस बेसिस के ऊपर बनानी है, हमारे पास 4 बेसिस होते हैं, या तो प्रोडक्ट के बेसिस पे, ज्योग्राफी वाइज बेसिस पे, कस्टमर बेसिस पे, या प्रोसेस बेसिस। तो 4 बेसिस, किन बेसिस के ऊपर डिवीजन बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर डिवीजन बना सकते हैं, या तो प्रोडक्ट वाइज बना सकते हैं, और या फिर कस्टमर वाइज और प्रोसेस वाइज। ज्योग्राफी वाइज कैसे बनाएंगे, वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ज्योग्राफी वाइज, या फिर कंट्री वाइज भी हो सकता है ज्योग्राफी वाइज, ठीक है ना, कॉन्टिनेंट वाइज भी हो सकता है। प्रोडक्ट वाइज में क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या हमारे बहुत थोड़े ही और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े होन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, फ्यू पर स्पेशल एम्फोसिस वाले होन, फिर आप एंड डिफर सबसटेंशियली करन, एक प्रोडक्ट दूजे नालों बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं, फिर ही तुसी प्रोडक्ट वाइज की बनाओ डिवीजन। जियो टेलीकॉम पेट्रोल बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है एक दूजे नालों, तो 2 अड्डा डिवीजन बना दो, ठीक हो गया। अच्छा हुण डिवीजन ते SBU च फर्क समझो, डिवीजन ते SBU च, अगर कोई आपकी ऐसी बिजनेस सेगमेंट ऐसी है जिसको अगर कल को एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना देना, तो इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाएगी, ढक्का परवाह नहीं अपने बिजनेस बाकी बिजनेसेस दी, जिवें कि अगर ITC की गल करिए तो ITC का जो होटल है वो एक अड्ड तो कंपनी बन के खड़ा हो सकता है, पर ITC का जो सिगरेट वाला बिजनेस सेगमेंट है ना, वो सिगरेट वाला बिजनेस सेगमेंट किते ना किते FMCG वाले सेगमेंट नाल रिलेटेड है, ठीक है ना, एक दूजे की हेल्प चाहिए है, अगर एक दूजे की हेल्प थोड़ी जी भी चाहिए है, फिर भाई SBU क्वालिफाई नहीं किए, SBU कब क्वालिफाई करेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, SBU वाले, SBU बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडिपेंडेंट कंपनी खड़ा हो सकता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद के कॉम्पिटिटर है, खुद के कस्टमर है, खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है, खुद रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है, खुद के सारे खर्चे, तो करेक्टरिस्टिक्स, अगर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होंगे ना, तभी उसको आप SBU बोल सकते हैं। इनमें से अगर कुछ भी फॉलो नहीं हुआ ना, तो SBU नहीं है, ऑल ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर SBU नहीं है ना, ठीक हो गया, फिर या तो डिविजनल होएगा या मल्टी डिविजनल होएगा। अब डिवीजन और मल्टी डिवीजन में क्या फ़र्क है ना, मल्टी डिवीजन की कोई फोटो है नहीं, पहली बात, बस मल्टी डिवीजन की कोई फोटो है नहीं, तो जो मैं बना रहा हूँ ये ओफू है,
ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ क्या ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ 4 ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੈ 4 ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੂਸਰਾ दूसरा प्रोडक्ट तीसरा कस्टमर चौथा प्रोसेस प्रोसेस मतलब टास्क मैं जियोग्राफी ते प्रोडक्ट दोनों वाइज डिवीजन बनाती पहला मैं रखे उत्ते सीईओ तो बाद मैं डिवीजन बनाती 2 डिवीजन मैं बनाती एक तो सिगरेट की एक बनाती FMCG की ठीक है पर हुण FMCG उस तो बाद मतलब मैं बाली कंट्रीज़ दे विच मेरा काम है तो फिर मैं भी बनाता भी भाई एशिया का कोई होर संभालूगा और उधरों अमेरिका का कोई होर संभालूगा ये भी एशिया का अड्ड है अमेरिका का अड्ड है हुण एक चीज़ देखा जाए तो जियोग्राफी वाइज भी एक डिवीजन वंडिया जांदियां हुंदियां सी प्रोडक्ट वाइज भी वंडिया जांदियां सी इत्थे तो आपां प्रोडक्ट वाइज भी वंडते डिवीजन जियोग्राफी वाइज भी वंडती तो 4 दे विचों 2 बेसिस यूज़ कर ले मल्टी डिवीजन हो गया और अगर 4 दे विचों सिर्फ एक ही बेसिस यूज़ किया तो कल्ला डिवीजनल है डिवीजनल तो मल्टी डिवीजनल किमें देखना है बेसिस एक यूज़ किया कि मल्टीपल यूज़ किए मल्टीपल बेसिस यूज़ करते तो मल्टी डिवीजनल अदरवाइज कलर डिवीजनल और इसमें क्या होगा जियोग्राफी वाइज कदों लाना आप हुण आप पहला तो ये देख ला भी 4 तरीके की आप बेसिस यूज़ कर सकते हैं जियोग्राफी वाइज कदों यूज़ करना है जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफी की जी नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है फ्रॉम अदर जियोग्राफी प्रोडक्ट वाइज कदों लाना है जो अपने को बहुत थोड़े प्रोडक्ट है पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस मंगते हैं प्लस एक प्रोडक्ट दूजे नालों बहुत ज़्यादा वेरी करता है कस्टमर वाइज कदों बनाना है सेम जो अपने बहुत थोड़े कस्टमर है पर एक कस्टमर तो दूजे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं उन्होंने दोनों केटर इफेक्टिव करने की आप लाओ फिर एग्जाम्पल्स याद करके रखो कि अगर बुक पब्लिशिंग कंपनी है तो बुक पब्लिशर की करोगी कॉलेज वाले स्कूलों के लिए अड रखोगी तो अपने मैगजीन वगैरह के लिए अड रखोगी बुक पब्लिशिंग कंपनी एयरलाइन कंपनी है कार्गो तो पैसेंजर उन्होंने अड ट्रीट करोगी बैंक्स है रिटेल तो कॉरपोरेट अड डील करता है तो कस्टमर वाइज डिवीजन बना के रखते हैं तिने जने फिर आ गया प्रोसैस की आ गया कहता अगर तुम कम के वाइज डिवीजन बन दो ना टास्क के वाइज टास्क में क्या हो जाएगा जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड वाला टास्क बिल्कुल ही अलग हो गया और नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन चैक जमा कराना चैक इशू करना ठीक है ना कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल ये बैंकिंग वाले ऑपरेशन बिल्कुल अड हो गए तुसीं देखिया होए तां बैंक्स दे विच यूजली ऐ ही हुंदा है क्रेडिट कार्ड नूं जमां ही अड रखिया हुंदा है क्रेडिट कार्ड इशू करने लिए ना थर्ड पार्टी हायर कर देंगे वो सीधा फोन मारी ने क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ही सैपरेट होंदा है बैंकिंग वाले ऑपरेशन बिल्कुल सैपरेट उन्हें टास्क के वाइज आप डिफर करते बस आप लिखना कि तुम एग्जाम्पल नहीं देनी एग्जाम्पल वही देनी है जी ICAI ने लिखी है भाई घर की एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं हम ये कहेंगे अगर हम डिवीजन बना रहे हैं इन रिलेशन टू प्रोसेस तो डिवीजन बनाना इन रिलेशन टू प्रोसेस सिमिलर लगेगा फंक्शनल डिवीजन बनाना फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना ठीक है पर फर्क क्या है फर्क ये है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने ना आप जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे ना हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट कोई खर्चे का घर है कोई सिर्फ रेवेन्यू का घर है कोई सिर्फ कॉस्ट सेंटर है कोई सिर्फ रेवेन्यू सेंटर है पर डिवीजन एक जी डिवीजन होंगी है ना वो कॉस्ट भी इंकर करती है तो रेवेन्यू भी इंकर करती है कुल मिला के प्रॉफिट कट के देती है तो फंक्शनल बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर बनाना फंक्शन स्ट्रक्चर या फिर डिवीजन बनाना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस में फ़र्क क्या है इतने प्रॉफिट निकला नहीं उत्थे कल्ला कदे कॉस्ट होंदा कदे प्रॉफिट कदला कदे कॉस्ट होंदा कल्ला कदे रेवेन्यू होंदा फंक्शन स्ट्रक्चर खाली कॉस्ट होगा खाली रेवेन्यू होगा डिवीजन है कॉस्ट भी इंकर करेगा और रेवेन्यू भी जनरेट करेगा कुल मिला के प्रॉफिट निकाल के देगा तो याद रखना 4 बेसिस हो गए उस बाद एडवांटेज लिमिटेशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुत्ते बनानी पैनगियाँ भी अकाउंटेबिलिटी बढ़िया रहेगी करियर डेवलपमेंट की ऑप्शन है अब ये करियर डेवलपमेंट कैसे बोल रहे हैं ना जो फंक्शनल मैनेजर है वो डिवीजनल मैनेजर तो बन जाऊगा पर फंक्शनल डिपार्टमेंट की जो फंक्शनल मैनेजर से उन्होंने CEO नहीं बनन देना आप पर इतने कि एक विचाले डिवीजनल मैनेजर है थले फंक्शनल मैनेजर प्रमोट होकर डिवीजन मैनेजर बन जाऊ करके कहता करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी हैगी फॉर द मैनेजर प्लस कॉम्पीटिटिव क्लाइमेट रहूगा इस आपे रहूगा क्योंकि एक डिवीजन दूजे डिवीजन के एक कॉम्पीटिटर की तरीके ना काम करते हैं तो इस के अंदर न्यू बिजनेस बहुत ईजीली ऐड किया जा सकता है तो विड्रॉ किया जा लिमिटेशन में क्या आ जाएगा डुप्लीकेशन हो जाएगी डुप्लीकेशन कैसे हो जाएगी जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है ना वो दोनों डिवीजन के डुप्लीकेट होंगे करके डुप्लीकेसी होगी ये डुप्लीकेशन खत्म करने के लिए अपना मैट्रिक्स होंगे मैट्रिक्स के होंगे 2 डिवीजन भी होंगे पर फंक्शनल डिपार्टमेंट दोनों के अड अड नहीं होंगे सांझे ही होंगे आ फंक्शनल डिपार्टमेंट
समझ गए ना। डिवीजन में क्या होगा, इस डिवीजन के फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग, इस डिवीजन के फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग, तो डुप्लीकेसी हो गया ऑफ द फंक्शनल। मैट्रिक्स में क्या होगा, दोनों के अलग अलग नहीं होंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंट भी साझे होंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंट और उधर से डिवीजन, ये इसको काम करेगा ऐसे ऐसे। ओ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसी लिमिटेशन को पूरा करता है। और इसमें ये करेंगे कि अगर इतनी बड़ी एंटिटी होगी, डिवीजन वगैरह बना रहे हैं, तो स्टाफ अपना क्वालिफाइड होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम लागू होना चाहिए, और डिफिकल्ट है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी कंपनी वाइज। कि अगर तुसी डिवीजन बनाती है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ, डिवीजन बनाना अगर हैगी है तो कंसिस्टेंसी, एक डिवीजन तो दूजे डिवीजन की आउटपुट ਅੱਡ ਅੱਡ हो सकती है, क्योंकि फंक्शनल डिपार्टमेंट ही ਅੱਡ ਅੱਡ है। उधरली प्रोडक्शन टीम ਅੱਡ है, इधरली प्रोडक्शन टीम ਅੱਡ है। चलिए अगे आगे तुसी क्या करें फिर, मैं 1.5 घंटा हो गया बस, कितना रह गया है, ना ना ले भेज दिया रिकॉर्ड करके। 1 मिनट, ये स्ट्रक्चर हो जाएंगे, उसके बाद क्या रह गया, जो बोला अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी जो बचा वो इंपॉर्टेंट है। बहुत डिटेल्ड हुआ, टाइम नहीं खराब करना। चलो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਮਲਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ कहना कि एसबीओ कहना। मल्टी डिवीजन ਦੇ क्वेश्चन ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, एसबीओ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ अगर ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ मल्टी डिवीजन ठोक दो, बस इन्ना की पछाना है। अदरवाइज जो अंदर मटीरियल लिखना ना एसबीओ वाला लिख दियो। करैक्टरिस्टिक्स आप दसते सी। एक गल होर, अगर जी स्ट्रैटेजिक प्लैनिंग हो रही है कॉरपोरेट लैवल पर हो रही है, ठीक है, फिर तो उधर होगा मल्टी डिविजनल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब सीईओ अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं ना, फिर तो मल्टी डिविजन होगा। लेकिन एसबीओ में क्या होता है, एसबीओ का हेड कॉर्पोरेट प्लानिंग करेगा। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज डन बाय द एसबीओ हेड एंड नॉट बाय द सीईओ ऑफ द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में, मल्टी डिविजन या एसबीओ। आपने ना मेरे हिसाब से 2:30 बजे शुरू किया था और अभी तक सिर्फ 1 घंटा हुआ है। 2:20 शुरू किया था, 3:34 हुए हैं। कितने पेज कर लिए, 12-13 कर भी लिए होंगे। 20 हो गए, मतलब ठीक है, फिर 1 घंटे में भड़का देंगे अपन। चलो व्हाट इज एसबीओ, एसबीओ इज रिलेटेड बिजनेसेस को क्लब करके एक एसबीओ बोल देना। रिलेटेड बिजनेसेस मतलब वो रिलेटेड होंगे, या तो उनका कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस कॉमन होएगा, या फिर मार्केटिंग कॉमन होएगी, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन होएगा, कुछ तो बेसिकली कॉमन होएगा दोनों में, या तो एचआर कॉमन होगा। तो अगर कुछ भी कॉमन है ना आपस में, तो वो एसबीओ है। एसबीओ नहीं मतलब ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ चीज़ा कॉमन है ना उन्होंने इकट्ठा करके एक एसबीओ बना दो। इट इज़ अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ अ रिलेटेड बिजनेस विच ऑफर अ स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट प्लानिंग स्टैंड अलोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्पिटिटर और कस्टमर इसके सेपरेट होंगे, और एक ये प्रॉफिट सेंटर होगा, मतलब खुद का खर्चा भी करेगा, खुद का रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। फिनिश। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके बाद क्या है कि एसबीओ स्ट्रक्चर बिकम नेसेसरी, कब आपको एसबीओ स्ट्रक्चर ज़रूरी है। SBO structure become necessary or imperative in an organization with increase in the number of the size। मतलब एक होंगे भी एडवांटेजेस की है। एडवांटेजेस ऐसे है कि एक तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन किस में, बिटवीन द डिवीजन हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट। मतलब ऐसा ना, एक एसबीओ बन गया, एसबीओ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ डिवीजन होंगी, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, प्लस प्लानिंग बहुत रेलिवेंट लेवल ਤੇ हो रही है। सीईओ ऑफ द कंपनी ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ज़्यादा ना पता ਹੋਵੇ, पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा पता हो इस बिजनेस। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स बढ़िया होगा, रिव्यू बढ़िया होगा, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल बढ़िया होगा।
एडवांटेज ऑफ एसबीओ इंपॉर्टेंट है, क्या है? पहला कोऑर्डिनेशन होगा, प्लानिंग बहुत रेलिवेंट लेवल पे होगा, रिसोर्सेज बड़ी एलोकेट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, रिव्यू प्रॉपर कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल बढ़िया, एलोकेट बढ़िया होंगे, रिव्यू अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज बढ़िया रहेगा। हमने कहा था कि रिलेटेड बिजनेस को इकट्ठा कर दो। अब रिलेटेड किस बेसिस पे? बेसिस ऑन द टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर या फिर प्रोसेस। आगे चलो, मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फोटो देख के चलो। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ अपने, ये आपके फंक्शंस हो गए ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग, सेल और ये सारे फंक्शंस ही है ना। तो ऊपर तो आ गया आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिपार्टमेंट आ गए 1 2 3 4। इधर आ गया आपके यूनिट्स, यूनिट्स मतलब डिवीजन कह लो। तो 4 डिवीजन हो गए। अब डिवीजन को यहाँ पे वर्ड ऑल्टरनेटिवली क्या क्या बोलते रहते हैं, कभी प्रोजेक्ट बोलते हैं, कभी प्रोडक्ट बोलते हैं, कभी डिवीजन बोलते हैं। 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स में क्या होगा, हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का स्टाफ मल्टीपल डिविजन्स के लिए काम करेगा, या फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम। इन मैट्रिक्स a functional and the product form are combined simultaneously at the same level of the organization। मैट्रिक्स में क्या होगा, फंक्शनल और प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म मतलब डिविजन्स पैरेलल खड़े हैं, पैरेलल खड़े हैं। उसका मतलब क्या हो गया, हर एक एम्प्लॉय के 2 सुपीरियर है, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर और एक फंक्शनल मैनेजर। दूसरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी है, एक तो नीचे को भी आता है और एक इधर को भी जाता है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन है। होता है तो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना ऊपरले, वो परमानेंट होते हैं, लेकिन जो नीचे वाली डिविजन्स होती है ना वो टेम्परेरी होती है। तो फंक्शनल इज रीजनेबली या रिलेटिवली मोर परमानेंट। पीपल फ्रॉम द फंक्शनल आर ऑफरली असाइन टेम्परेरली, कभी कभी वो किसको एलोकेट करती है, कभी किसी डिवीजन को एलोकेट करती है। फंक्शनल परमानेंट है, डिविजनल टेम्परेरी है। फंक्शन का स्टाफ इधर एलोकेट करेंगे। प्रोजेक्ट आर है वही, प्रोजेक्ट्स आर यूजली टेम्परेरी, एक्ट लाइक अ डिवीजन, डिवीजन प्रोजेक्ट टेम्परेरी होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, क्योंकि यार इसमें देखो यार ऐसा है ना, 2 जगह से अथॉरिटी आ रही है, 2 जगह पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आ रहे हैं, 2 जगह पे वो रिपोर्ट करना है, 2 जगह से रिसोर्सेज आ रहे हैं, 2 जगह कम्युनिकेट करना है। तो दो 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 होने के कारण दिक्कत है। दो क्या है, डबल जगह से रिवॉर्ड है, डबल को रिपोर्टिंग है, डबल से अथॉरिटी है, डबल से रिपोर्टिंग है, और रिसोर्स एलोकेशन और कम्युनिकेशन है, डबल डबल डबल, दो दो से दिक्कत है। एडवांटेज क्या मिलेगा, डुप्लीकेशन खत्म होगी, और फंक्शनल डिपार्टमेंट की डुप्लीकेशन खत्म होगी तो कॉस्ट कम होगी, प्लस शटिंग डाउन ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली इजी। क्योंकि ऐसा है ना यार, फंक्शनल स्टाफ दा बंदे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना इंप्लॉइज, वो फंक्शनल डिपार्टमेंट से बैठे हैं। बंद करना तो डिवीजन बंद करे, डिवीजन ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ है। अब फेसेस, फेजेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को बनाना तो क्या फेज है, पहला क्रॉस फंक्शनल ट्रांसफर, मतलब एक नया प्रोडक्ट लाइन इज इंट्रोड्यूस, मतलब एक नई डिवीजन इज इंट्रोड्यूस्ड कर दिया, पहला यही है। टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली सेटअप व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट लाइन इज इंट्रोड्यूस। दूसरा प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर इज अपॉइंटेड। आप ये कहोगे टेम्परेरी है तो प्रोजेक्ट, परमानेंट है तो प्रोडक्ट। हम कहेंगे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया तब प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करता, ਜਦੋਂ ਆਹ प्रोजेक्ट परमानेंट हो जाऊगा प्रोजेक्ट मैनेजर शैल बी कॉल्ड एज अ ब्रांड मैनेजर। मेच्योर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट या मैनेजर था ना, या ये जो प्रोजेक्ट था, ये हमारा परमानेंट प्रोडक्ट बन चुका है एंटिटी का, और नाउ द division and the function both becomes permanent। Now it is a true dual authority and responsibility structure। dual equal authority and responsibility structure बन गया हमारा, दोनों परमानेंट हो गए। बेसिस वैसे कुछ खास है नहीं, हेडिंग याद रख लियो बस। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स है, मतलब जो नवा बिल्ड करांगे उदो वर्टिकल एक अपना, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक हॉरिजॉन्टल लिंक ऐसे को तैयार हो गया नया। प्रोडक्ट या ब्रांड मैनेजर होगा, लास्ट में मेच्योर मैट्रिक्स की होगा, दोनों परमानेंट हो जाएंगे। पहला बढ़ता है परमानेंट आ गया, दूसरा ऑल द एम्प्लॉइज आर कनेक्टेड टू द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल अपना फिक्स होगा, इक्वल अथॉरिटी होगी दोनों। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की फोटो होगी। फिर आगे नेटवर्क,
नेटवर्क में क्या होता था, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਸਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜੌਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟੇਲਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਟਿਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੇਲਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ नेटवर्क ही बने हुए हैं सिंपल। नेटवर्क में क्या होगा, अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म होगी, मतलब है तो बहुत सारे इंडिविजुअल टेलर्स, किसी एक दूसरे के एम्प्लॉय नहीं है, पर फिर भी एक दूसरे ਨਾਲ कनेक्टेड है, लिंक टुगेदर विद ईच अदर थ्रू अ कॉमन सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, घर पे काम करने वाला काम खत्म हो रहा है, इन हाउस फंक्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन बीच वाली क्या है, जस्ट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रोकर। तब हमें लगाना चाहिए मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स क्या है, नेटवर्क। नेटवर्क कब लगाना चाहिए, जो तो यार इन हाउस करना महंगा पै रहा है, व्हेन बाय डिसीजन इज फेवरेबल देन अ मेक डिसीजन, इन हाउस बनाना महंगा पै रहा है। बीपीओ हो गया, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सही है, बीपीओ ही है, ओफो बीपीओ कह लो। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। हो गया, नीड फॉर इनोवेशन है, इन्वायरमेंट अनस्टेबल है, और बाय करना बढ़िया है, और मेरे खुद के इन हाउस है तो है लेकिन बहुत दूर बैठे हैं, इन हाउस फंक्शंस आर जोग्राफिकली स्कैटर्ड, दूर दूर बैठे हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा मुझे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फिक्स कॉस्ट है नहीं, और रैपिड टेक्नोलॉजी को मैं अडेप्ट कर सकता हूँ, पैटर्न अगर डिमांड अगर शिफ्ट होगी एम्प्लॉयज़ की कस्टमर की तो मैं शिफ्ट मार सकता हूँ, मेरी फिक्स कॉस्ट ही है नहीं, है ना, नो ऑब्लिगेशंस। मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ अपने मेन टास्क के ऊपर, मतलब हमारा तो मेन टास्क हो गया सीए को पढ़ाना, +1 +2 आएगी तो उधर डेलीगेट कर देंगे, मतलब बाहर की बाहर क्लाइंट पकड़ लेंगे लेकिन बाहर एलोकेट कर देंगे, उससे मैं अपने मेन काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, गैदर कर पाएंगे एफिशिएंसी फ्रॉम द अदर फर्म। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ हैं ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਟਾਸਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ठीक है ना। कोई लोग किसी फाइनल का EIS फाइनल में होता था, इसका फाइनल का इसका करते रह गए, फाइनल जो इसका डिलीट हो गया, रिटेंडेंट हो गए, जिमें SS शोम सिंगल ही ला लो, फाइनल का लॉ करवा रहा था, फाइनल से लॉ ही खत्म हो गया, बेचारे को DT में शिफ्ट मारना पड़ा। तो ये क्या हो रहा है कि ओवर स्पेशलाइजेशन कर लिया फ्यू फंक्शन में, तो इससे क्या हो गया, रिस्क हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव होने का, ओवर स्पेशलाइज हो गया एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ। फिर लॉस ऑफ पोटेंशियल सिनर्जी, अगर अच्छा सारा कुछ इन हाउस होंदा तो सिनर्जी बेनिफिट मिलता, क्योंकि इन हाउस है नहीं, सिनर्जी बेनिफिट नहीं मिल रहा। प्लस ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾर्टनर है वो है तो बाहरला बंदा, कल ਨੂੰ एक सोर्स ऑफ कंपटीशन भी हो सकता है, पोटेंशियल कंपटीशन भी है। तो नेटवर्क में एडवांटेज क्या था, एडवांटेज क्या नेटवर्क में, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इनोवेशन अडेप्ट कर मेरे आर क्लास आए थे ना ऐतकी नहीं, आर क्लास आए थे सितंबर, नेटवर्क की पता थोड़े जा जी 2 अटैम्प्ट तो आया नहीं, और इंपॉर्टेंट भी है बहुत वधिया, अज का जमाना है लेटेस्ट, मे एक्सपैक्ट। आर क्लास छोड़ देते, आर क्लास में ऐसा है बस मिडल मैनेजमेंट घट है, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ बस लोअर टॉप ਨੂੰ सीधा रिपोर्टिंग करूँगा क्योंकि IT हैगी ਵਿੱਚ, आर क्लास छोड़ दो। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे लीडरशिप स्किल में आ गए। वीडियो तो बहुत ज़रूरी है ना, ਹੁਣ बन गई एक बार फिर तो लोड ही नहीं करनी, ਹੁਣ तो ना कोई फ़र्क नहीं, मतलब दूसरी बार रिवीजन ना फेस टू फेस ना करा कर रिवीजन वीडियो हो जाएगी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं, तो इनफैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, बेटर है।
निबड़ गया ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 15 मिनट रह गए बस। पीछे शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट से। स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आई थिंक आके ही है तो, नहीं ध्यान है कि नहीं? नहीं ध्यान, छोड़ो छोड़ो देखना नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस मेजर क्या चीज़ है ये? आपका काम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं, किमें पता लगूगा? हम काम बढ़िया कर रहे हैं नहीं, कैसे पता लगेगा? कहते हैं हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ तरीके हैं ये देखने के लिए हम बढ़िया कर रहे हैं नहीं। पहला फाइनेंशियल मेजर, फाइनेंशियल मेजर मतलब आप रेवेन्यू देखो बढ़िया हो रहा है कि नहीं, आरओआई देखो इंक्रीज कर रही है, प्रॉफिट मार्जिन देखो, एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट पता लगेगा यहाँ से। देखो क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखो, मतलब रेवेन्यू बढ़ गया, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाई है, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना पता लगेगी? कस्टमर कितने रिटेन हो पा रहे हैं, कस्टमर की लॉयलिटी कितनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, कस्टमर की रिव्यू रेटिंग से पता लगेगा। इससे क्या होएगा, एबिलिटी टू मीट द कस्टमर नीड एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विस दे पाएंगे। पहली गल तो फाइनेंशियल मेजर्स देख लो। फाइनेंशियल मेजर मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। टॉप लाइन बॉटम लाइन देखो, सेल देखो तो प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट मार्जिन देखो, आरओआई देखो, देख लिया। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता लगूगा ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ कैपेबिलिटी है टू जनरेट द प्रॉफिट। मतलब वो लिखा होगा ना, ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ कि कित्थों पता लगूगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ मेजर्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ है और उससे हमें क्या इंडिकेशन मिलेगा, क्या हेल्प मिलेगी। सैटिस्फैक्शन कित्थों पता लगूगा, कस्टमर सैटिस्फाई है नहीं, कस्टमर की रेटिंग तो पहली गल। दूसरा कस्टमर रिटेन कर गया, अगर फाउंडेशन वाला बच्चा अगर इंटर में आ गया तो बढ़िया कर रहे हैं हम लोग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ से पता लगेगा। दूसरा इससे क्या होएगा, कस्टमर सेटिस्फाई अगर है तो इसका मतलब हम उसकी नीड्स मीट अप कर पा रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो हाई क्वालिटी की। थर्ड मार्केट मेजर्स, मार्केट मेजर मतलब कंपटीशन देखो, कंपटीशन कैसे पता लगेगा, मार्केट शेयर देख लो, मार्केट शेयर अगर मेरा बहुत ज़्यादा है तो मतलब कंपटीटर से बेटर परफॉर्म कर रहा हूँ। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट चेक करो, अगर मेरी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है तो मतलब बढ़िया कर रहे हैं हम लोग। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस होगी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द कस्टमर्स। एम्प्लॉय मेजर, एम्प्लॉय मेजर क्या देखो, कैसे पता लगेगा एम्प्लॉय मेजर, टर्नओवर रेट चेक करो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कितने छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन चेक करो, एम्प्लॉय की इंगेजमेंट चेक करो। इससे क्या होगा, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है ना उसको आप अट्रैक्ट भी कर पाओगे और जो आपके पास ऑलरेडी बैठा है उसको रिटेन कर पाओगे और एक बढ़िया इन्वायरमेंट रहेगा। फिर क्या इनोवेटिव मेजर, ये कैसे पता लगेगा इनोवेशन कर रहे हो कि नहीं, आर एन डी के ऊपर खर्चा चेक करो कितना कर रहे हो। आप ये चेक करो कि आपके नाम, मतलब आपके नाम पे कितने पेटेंट्स हैं, हाउ मेनी पेटेंट्स यू हैव रजिस्टर्ड, न्यू प्रोडक्ट कितने लॉन्चेस किए हैं, इससे पता लग जाएगा कि बढ़िया आर.एन.डी करते हो कि नहीं, इनोवेट करते हो कि नहीं। और अगर इनोवेट करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाएंगे बढ़िया से। इन्वायरमेंटल मेजर में क्या आ गया, आप ये चेक करो कि थोड़े ते इन्वायरमेंट ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। कार्बन एमिशन बेच के रेवेन्यू आ रहा है, समझते हो ये बातें। कार्बन क्रेडिट्स, तो कार्बन क्रेडिट बेच के जो पैसा आ रहा है तो मतलब पोल्यूशन जिन्ना आप करना अलाउड सी अपन उस तो भी घट किया, बहुत वधिया चीज़ है। एनर्जी कंजम्पशन कितनी कर रहे हो, वेस्ट रिडक्शन एक्सेट्रा। तो क्वेश्चन किसी अपना परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है तो किमें किमें परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियली, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मार्केट या कॉम्पिटिटिव मार्केट मेजर था, इन्वायरमेंट मेजर आ गया और आपका एक और रह गया इनोवेशन। 6 चीज़ें हैं। फिर से एक बार, फाइनेंशियल, दूसरा कस्टमर, फाइनेंशियल हो गया, कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, मार्केट या कंपटीशन हो गया, इनोवेशन हो गया और आपका इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, इन्हों के आप ये लिख देंगे पहले तो कि 2-4 चीज़ें देख लो तो मैं ये पता लग जू मैं वधिया कर रहा कि नहीं। पर अगर मैं वधिया कर रहा होया मैनू की फायदा होगा, इंप्लॉय या रिटेन हो जू, कस्टमर या रिटेन हो जू। ठीक है, इन्वायरमेंटल अगर करूँगा तो क्यों जू मेरा एक और लिख दियो, स्टार्टिंग से आप किया ना क्वेश्चन कल, इमेज वधिया बिल्ड हो जाएगी लोगों प्रति अगर इमेज बिल्डिंग हो जाएगी। और मार्केट मेजर की करूँगा मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाऊगा। ठीक है, कस्टमर अट्रैक्ट कर पाऊंगा ज़्यादा। फाइनेंशियल की हो जाएगा भी एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करूँगी, फिर शेयर होल्डर्स हैप्पी रहेंगे। सारे करने हैं, 5 नंबर का भी है तो 6 के 6 लिखोगे, मतलब मौके की गल है। 5 नंबर का क्वेश्चन है 6 पॉइंट है, 6 के 6 लिखो, एक कट लिखा नंबर कट लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है 12-15 पॉइंट ऑफ कॉस्ट की गल इन्हें कौन लिखो, 7-8 लिख दो बहुत है। पर पेपर ये ना सोचो भी 5 नंबर मतलब मैं तो 5 पॉइंट ही लिखूँ, 6वां लिखता नहीं, ये नहीं करना, नंबर कट्टे हैं।
दिमाग च ना लेके आइयो मैथ। रेडी मैथ बेसिकली जिन्ने हेड पॉइंट्स है जिन्ने पॉइंट्स है सारे लिखो, बड़े ज़्यादा नजायज दे रखे 12-15 पे 7-8 लिख दो। हेड पॉइंट्स जिन्ने हैं उन्ने ही लिखने पैणगे, इदू आप घटा वधा तो की ही करांगे। बस ये है भी स्टार्टिंग ते ओपनिंग पैरा ते कंक्लूडिंग पैरा अगर आ दे दोगे नंबर बन जाएंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना होंदा। एक अपना ना ये अपना बस ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओपनिंग पैरा ना लिखना, कंक्लूजन ना लिखना। अपन छड्ड कौन लिखूगा, अदरवाइज ओपनिंग पैरा लिखने में कोई जान नहीं जाती। ओपनिंग पैरा में अगर ना कंटेंट आए ना, ਜਿਹੜੇ हेड पॉइंट है ना उन्होंने इकट्ठा करके एक स्टेटमेंट बनाती। कुछ भी नहीं करना, हेड पॉइंट्स इकट्ठे करके लिख दे। मान लो वो सी थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस उसी लिख दो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो बिगिन एट द टॉप, एनकरेज कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। और क्या हो गया, आपका क्लियर विजन होना चाहिए और रिड्यूस डिसरप्शन। ये सब चीज़ें करेंगे तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया रहेगी। कुछ भी लिख दो, है ना, है तो वही हेड पॉइंट्स, पर वो सोहना लगन लग थोड़ा जा हैडर ते फुटर भी कम वाला काम करना ही पड़ेगा थ्योरी च। बाकी यार ये सब बातें ना बकवास है। सबसे पहले पेपर में आप करोगे एफएम 2 घंटे में, 2 घंटे आप एफएम को दे सकते हो अलॉन्ग विद एमसीक्यू। इनफैक्ट एफएम ਦੇ ਨਾ एमसीक्यू ਟੇਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ एफएम ਦਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰਨਾ 35 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਫਿਰ एफएम ਦੇ एमसीक्यूज ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ एसएम ਦੇ एमसीक्यू ਕਰਨੇ ਆ। 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। एसएम ਦੇ एमसीक्यू ਬਹੁਤ ਟੇਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਏ ਕਿ ਆ ਲਾਈਏ, ਕਲਿੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਏ। हाँ, पर ऑडिट में नंबर आ जाएंगे, एसएम में नंबर आनी मुश्किल है, एमसीक्यू में। ऑडिट में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओए पैर मारिए ना पैर। पहले एफएम सब्जेक्टिव, फिर एफएम दे एमसीक्यू, फिर एसएम दे एमसीक्यू, ठीक है। एंड ते 40 मिनट बचा लियो, 50 मिनट बचा लियो बच सकन दा कादे वास्ते, एसएम दी थ्योरी वास्ते। हत्थ दुखन लग जाए पर खिंच दियो मीटर, लिखी तुरी चलिए। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना, पढ़ना ही नहीं। एसएम का जो पहला मैंडेटरी क्वेश्चन होगा पढ़ना ही नहीं, समझ ही नहीं आना की है, दिमाग खराब होगा, ठीक है। उस तो बाद ले एक ते काटा पहला मार दियो बड़ा, नहीं पता लगे आप पिछले सारे लिखते करते हैं बच्चे, पहला कहीं करके आई है पिछले सारे लिखे ही एसएम दे, क्वेश्चन 1 छड़ता पिछले सारे लिखे ही, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। पहला तो एक क्वेश्चन से काटा मार दियो, काटा मार के एसएम से सारे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 एंड दे करना है, पेपर आए नवेड़ना है। एसएम दे विच की है, जिन्ना टाइम मिलू उन्नी कहानी पा दियो लंबी, टाइम घट है कहानी घट है, टाइम वध है कहानी वध है, कट शॉर्ट। पेज ते पेज भरी चलियो, खाली छड्डन की लोड़ नहीं, कुछ भी लिख दियो, भोर दियो। परफॉर्मेंस मेजर लिख लिया हमने। फिर अगर हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स। गोल अलाइनमेंट आएगी, इंश्योरिंग कि जो हमारा डिजायर्ड आउटकम था वो अचीव कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, रिसोर्स बढ़िया से एलोकेट कर पाएंगे, रिसोर्स आए एलोकेट कर पाएंगे यार, पता ही है जी वधिया परफॉर्म करी ने प्रोडक्ट विच जे डिवीजन दे विच उधर वध एरिया, एलोकेट द रिसोर्सेज टू द एरिया दैट हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए हमें पॉइंट्स पता लगते रहेंगे। लास्ट में रहेंगे एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, पता रहेगा भी यार जवाबदेही है, पिक्चर मतलब आरओआई के अगर नंबर आएंगे तो हमें अकाउंटेबिलिटी है, तो आप वधिया करने की कोशिश करा। इंपॉर्टेंस क्या है, पहला गोल अलाइनमेंट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहेगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहेगी। उन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ना आपदे वाले भोर दियो अंदर, हेड पॉइंट है बस, गोल अलाइनमेंट होना चाहिए, गोल अलाइनमेंट होएगा इससे रिसोर्स एलोकेशन होएगी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और अकाउंटेबिलिटी। फिर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन चूजिंग द राइट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। मतलब आया ना यार, इंप्लॉई वाला परफॉर्मेंस मेजर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। हुण अगर मैं कहां मेरे दे विच स्टाफ घट हुंदा है, वर्कर्स ही ज़्यादा है, उन्होंने वर्कर केड़ा आ गया केड़ा छड्ड के, ज़्यादा रेलेवेंट ही है नहीं, तो केड़ा परफॉर्मेंस मेजर थोड़े लिए रेलेवेंट है या नहीं किमें पता लगूगा डिसाइडिंग। पहले देखो रेलेवेंट है या नहीं मेरे लिए, फिर उधर डाटा मेरे को अवेलेबल है या नहीं, जो डाटा अवेलेबल है वो क्वालिटी है, टाइमली डाटा मिलता है कि नहीं, चार फैक्टर्स केड़े है, रेलेवेंट है कि नहीं, रेलेवेंट की चीज़ वो परफॉर्मेंस मेजर, उधर डाटा अवेलेबल है कि नहीं, टाइमली अवेलेबल है कि नहीं, तो जो डाटा अवेलेबल है वो क्वालिटी डाटा रिलायबल है वो डाटा,
बस हाँ चीज, 4 फैक्टर्स। Effective performance measure should be relevant, meaningful, easy to understand, regularly reviewed and continued alignment goal objectivity। ठीक हो गया हाँ परफॉर्मेंस मेजर। फिर आ गया अपना टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटजी कंट्रोल, स्ट्रेटजी कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆਏ ਹੈ 3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪरेशनल, एक अपना मैनेजमेंट, एक स्ट्रेटेजिक। ऑपरेशनल और मैनेजमेंट में फ़र्क क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर जनरल, टॉप लेवल पे कह सकते हो। मैनेजमेंट कंट्रोल टॉप लेवल पे होगा, एक एग्रेसिव लेवल पे होगा, वाली चीज़ें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ऑपरेशनल कंट्रोल है ना वो बहुत स्पेसिफिक होगा, एक पर्टिकुलर टास्क के उत्ते कंट्रोल लाना। ठीक है, अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। थर्ड क्या है? स्ट्रेटजी कंट्रोल। स्ट्रेटजी कंट्रोल की चीज़ है कंट्रोल लाना टू इंश्योर दैट द आउटपुट इज एज डिजायर्ड, रिजल्ट्स प्रोड्यूस आर दोज एज इंटेंडेड। दूसरा, स्ट्रेटजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड। स्ट्रेटजी कंट्रोल लाने का ऑब्जेक्टिव की है? मैं आई क्या थोनू जो उपरले दो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छड़ दो, जो थर्ड है करो। स्ट्रेटजी कंट्रोल, स्ट्रेटजी कंट्रोल की है? कंट्रोल लगाना ओवर द स्ट्रेटजी टू इंश्योर, की इंश्योर करना है द आउटपुट इज दोज एज डिजायर्ड, आउटकम इज दोज, रिजल्ट्स प्रोड्यूस आर दोज एज इंटेंडेड। दूसरा, स्ट्रेटजी जी अपनी इंप्लीमेंट हो रही है वो भी इंप्लीमेंट हो रही है एज प्लान्ड। स्ट्रेटजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड, रिजल्ट्स प्रोड्यूस आर दोज एज इंटेंडेड। ये दो चीज़ें इंश्योर करनी है स्ट्रेटजी कंट्रोल ला के। जो तुम स्ट्रेटजी कंट्रोल लाना है ना, तुम 4 चीज़ों के उत्ते कंट्रोल लाना है। 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल। पहला प्रीमाइज कंट्रोल। अब व्हाट इज प्रीमाइज कंट्रोल? हम कहेंगे जब स्ट्रेटजी बिल्ड करी जाती है ना तो इन्वायरमेंट को लेकर के कुछ चीज़ें एज्यूम करी जाती हैं। उन इन्वायरमेंट आप एज्यूम किया सी भी अगले आने वाले 4 साल बीजेपी सरकार ही रहूगी, तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट इज बिल्ड ऑन सम एजम्पशंस। हो गया प्रिजम्पशंस। अब वो प्रिजम्पशन चेंज भी हो सकती हैं, और अगर वो प्रिजम्पशन चेंज होगी तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये चेक करो प्रीमाइज कंट्रोल कि जिन प्रिजम्पशन के ऊपर स्ट्रेटजी बनाई गई थी क्या वो रिमेन एज सच है या चेंज होगी। अगर चेंज होगी तो स्ट्रेटजी चेंज कर लो। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस। स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस ਕੀ ਆ ਗਿਆ? इट इज़ अनफोकस्ड जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस। जनरल वैसे ही इन्वायरमेंट एनालाइज करते रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाऊगा कुछ चेंज तो नहीं होगा बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर कुछ चेंज हो गया तो ਆਪਾਂ भी चेंज कर दो स्ट्रेटजी ਆਪਦੀ। ਤੇ न्यूज़पेपर बिजनेस है मैगजीन तो आप इन्वायरमेंट चेक करते रहो। फिर आगे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। एक ही चीज़ है, मेरे बिजनेस ਨਾਲ रिलेटेड कुछ ज़्यादा हैपनिंग हो गया, ठीक हो गया, बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ फेस टू फेस ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, स्पेशल अलर्ट हो गया है, ठीक हो गया। पर अदरवाइज अगर +1 +2 वाला आ गया नवा, कोई खास फर्क नहीं पै रहा, तो जनरल स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस है। फेस टू फेस सीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हो गया। अनएक्सपैक्टेड इवेंट कुछ ऐसा हो जाना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, नेचुरल कैलेमिटी, टेररिस्ट हो जाना, अनएक्सपैक्टेड मर्जर एक्विजिशन हो जाना, 2 कंपीटिटर इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली गल है। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट क्राइसिस टीम भी अपन बिल्ड करनी चाहिए है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। और इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल में क्या आ गया, असेसिंग द नीड्स फॉर द चेंजेस इन द ओवरऑल स्ट्रेटजी। तो 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल के आगे, स्ट्रेटजिक थर्स्ट रिव्यू और माइलस्टोन रिव्यू। आप स्ट्रेटजिक कंट्रोल लाना क्यों है? 2 चीज़ों के लिए, टू इंश्योर दैट द स्ट्रेटजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड, टू इंश्योर दैट द रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एज दोज इंटेंडेड। स्ट्रेटजी कंट्रोल जो लाना है वो तो 4 चीज़ों के उत्ते लाना है। पहला प्रीमाइज कंट्रोल, दूसरा स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस, तीसरा स्पेशल अलर्ट, चौथा इंप्लीमेंटेशन। प्रीमाइज ਦੇ ਵਿੱਚ assumptions चेक करांगे, स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ जनरल मॉनिटरिंग करांगे, स्पेशल अलर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, गवर्नमेंट ने किसी तरीके से अपन हैम्पर करता, या फिर मर्जर एक्विजिशन हो गए बाय द कॉम्पिटिटर। फिर इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, बस स्ट्रेटजी देखी जावांगे, मॉनिटरिंग करांगे, ये चेक करांगे भी अगले पेज पे 2 है भी स्ट्रेटजी, मतलब इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में आप ये चेक करोगे कि मुझे स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत चेंज करना है या बड़ा ही चेंज करना है। बड़ा चेंज करना है तो उसको बोलते हैं माइलस्टोन ही रिव्यू करना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग स्ट्रेटजिक थर्स्ट में क्या आ गया, पुरानी स्ट्रेटजी में प्लस माइनस करेंगे थोड़ा बहुत, एडजस्टमेंट इन द ओल्ड स्ट्रेटजी। कंट्रोल आ गए 4 टाइप्स।
पिछे आ जाओ, एक होंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल और एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल। आ भी ठीक है क्वेश्चन। अगर तुम कंट्रोल लैके आना, अपन पता है भी कंट्रोल द प्रोसैस की है, कंट्रोल लेके आना है तो परफॉर्मेंस चेक करो, ऑब्जेक्टिव चेक करो, कंपेयर करो, गैप आइडेंटिफाई करो, रीजन चेकआउट करो, करेक्टिव एक्शन लो। ये हो गया कंट्रोल द प्रोसैस। क्वेश्चन ये है, ये प्रोसैस के लिए थोड़ा की चाहिए, एलिमेंट्स क्या चाहिए। प्रोसैस ऑफ कंट्रोल हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या चाहिए, आप कहेंगे पहला तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दूसरा करंट परफॉर्मेंस ਨੂੰ मेजर करने के लिए टूल होना चाहिए, अ टूल फॉर कंपेयर मॉनिटरिंग द अ मैकेनिज्म या टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। दूसरा मैगी कह रहे फिर तो सुन ले कर, जे तुझे कंट्रोल चलाना है, कंट्रोल करना है, अगर कंट्रोल द प्रोसैस अगर करना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। मैं कहूँगा पहला मैंने ऑब्जेक्टिव चाहिए, फिर मैं कहूँगा मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म या टूल चाहिए ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਰੰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੂਲ ਜਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਗੈਪ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਟੂਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। चलिए ओके, बस ये चाहिए ध्यान रखना, बार बार हम मैकेनिज्म चाहिए टूल चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए टूल चाहिए। अब ये क्या चीज़ है, कहते हैं लीडरशिप स्टाइल दो तरीके का, एक ट्रांसफॉर्मेशनल, एक ट्रांजैक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन इस बदल के रख देंगे, बदलना क्या है, चरिज्मा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल ऐसा होता है जो एम्प्लॉयज़ में चरिज्मा लेके आता है, एंथुसियाज्म लेके आता है। और ट्रांजैक्शन वाला क्या करता है, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को स्मूथली रन करने की कोशिश करता है। ट्रांजैक्शन वाला क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो कर रहे हैं ना उसमें एक प्रोसीजर, डिजाइनिंग सिस्टम इन द करंट ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ को, मतलब मत्था मारता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि एम्प्लॉयज़ अपनी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा ही कर सकें कुछ। हमें ये कब लगाना होता है ट्रांसफॉर्मेशन कि सब कुछ बदल दो, कब बदलना है, जब या तो इन्वायरमेंट टर्बुलेंट है। चैप्टर 4 में भी ऐसे करते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट टर्बुलेंट तो हम भी एक्सपेंशन, इन्वायरमेंट स्टेबल तो हम भी स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंट टर्बुलेंट है तो ट्रांसफॉर्म कर दो, इन्वायरमेंट स्टेबल है तो ट्रांजेक्शन चलो। अगर आप ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं फिर तो ट्रांजेक्शन करो। ट्रांसफॉर्मेशन कਦੋਂ करना है, जब खोने को कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग है, खोने को तो कुछ है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। या फिर ऑलरेडी डिक्लाइनिंग फेज पे है, फिर से रिस्क कोई है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में रिस्क है, हमने सोचा हम बदल के रख देंगे, ऐसी स्ट्रेटजीज चूज कर रहे हैं, सब कुछ बदल देते हैं। सब कुछ बदलने में रिस्क है ना यार, हो सकता है क्लिक कर जाओ, हो सकता है वेस्ट जाए। तो वेस्ट या क्लिक कब करना है हमने, जब हम या तो बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एट द वेरी स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइफ साइकिल। लेकिन अगर हम ऑलरेडी बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना, फिर आप ट्रांजेक्शनल चूज। हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक्साइटमेंट, विजन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, बढ़िया कल्चर और करंट प्रैक्टिसेस। ड्रीम, ड्रामेटिक चेंज, इनोवेशन, 3 वर्ड्स। उधर क्या आ गया, क्लियर गोल्स होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशनल, करिश्मा, एंथुसियाज्म। उधर क्या आ गया, एफिशिएंट। कदों ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, वेरी स्टार्ट, एंड, ਜਦੋਂ ਇਨवायरमेंट टर्बुलेंट है, उधर ਜਦੋਂ स्टैटिक है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਚੁਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮੇਜਰ ਚੇਂजेस ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, एक्साइटमेंट चाहिए, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन स्किल चाहिए, उधर की चाहिए सिर्फ कल्चर ते करंट प्रैक्टिस चाहिए वधिया जी। बस इतना ही, ठीक हो गया। बस एक ही पेज रह गया लास्ट। इसमें क्या है, बस आपने ये देखना कि जो कौन होगा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, उसके क्या रोल्स है ना। कॉर्पोरेट लेवल वाले ने क्या करना है, पहले तो 3 क्वेश्चन है, तीनों को अलग अलग ही याद करना पड़ेगा आपको। सब तो ज़्यादा अगर मतलब तुम यहाँ कहने हो सर मैं तिना चो एक दस दो, वो करना है, तिने नहीं करने, तो तुम यहाँ तीजे वाला कर लियो। मतलब कुछ मर्जी आ जाए, आ चेप के आ जाओ। जो स्ट्रैटेजिक लीडर की गल होगी, आ चेप के आ जाओ। की चीज़ है ये, पहला स्ट्रैटेजी डेवलप करो, स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली, फिर एंटिटी का मिशन ते गोल, विजन नहीं वर्ड लिखा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी पहले तो डेवलप कर ली, स्ट्रैटेजी तो विजन के अकॉर्डिंग डेवलप की है ना। तो स्ट्रैटेजी डेवलप कर लो, मिशन के गोल सेट कर लो, डिटरमाइन करो कि बिजनेस आप ऑपरेट करना है, एलोकेट कर दो रिसोर्सेज, इंप्लीमेंट करो तो लीडरशिप। बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप करो, मिशन ते गोल करता, बिजनेस डिसाइड करो कि बिजनेस काम करना है, एलोकेट करो रिसोर्सेज, इंप्लीमेंट करो स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएट एंड कंट्रोल, लीडरशिप फिनिश। लीडरशिप स्किल आया था ना, लीडरशिप स्किल फिर आया सी।
अच्छा 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 अच्छा, ये सितंबर 25 में आया था। चलो 2025 आया ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ। चलो जी जय माता दी, हो गया फिर सही है। सही नहीं है। चलो, 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन पुशिंग अ गुड स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। अगर स्ट्रेटजी बढ़िया से एग्जीक्यूट करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई, इतना ही देखो, ऊपर रहो, सब कुछ इकट्ठे करके चलो, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मॉनिटरिंग, और बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मॉनिटरिंग, प्रमोटिंग स्पिरिट डी कॉप्स, सबको इकट्ठे करके चलो। थर्ड क्या आ गया, रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग कंडीशन, बाजार अगर चेंज हो रहा है तो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करो, एथिकल लीडरशिप करो, करेक्टिव एक्शन लो। क्वेश्चन क्या है ये, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया से एग्जीक्यूट हो पाए, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपको रोल प्ले करना पड़ेगा, पहला स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, दूसरा प्रमोटिंग स्पिरिट डी कॉप्स, सबको इकट्ठा करके चलो, थर्ड रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, नेक्स्ट एथिकल लीडरशिप, करेक्टिव एक्शन, ऊपर रहो, इकट्ठा करके चलो, चेंजिंग सिचुएशन को अडेप्टिव होना चाहिए ना, और एथिकल लीडरशिप, करेक्टिव एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडर क्या है, डिसीजन लेगा, पॉलिसी बनाएगा, फिर कम्युनिकेट करेगा, फिर एचआर इकट्ठे करेगा, मैनेजिंग द चेंज, कल्चर बढ़िया बनाएगा और परफॉर्म करेगा। हो गया।